गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। इट्स मंडे, इट्स न्यू वीक, न्यू एनर्जी। बट वेयर इज द एनर्जी? एनर्जी होती है चाय, कॉफी या ग्रीन टी से कुछ लोगों की। या एनर्जी होती है म्यूजिक से। आज बहुत कुछ स्पेशल होने लगा जी हमारे सुबह सुबह म्यूजिक आज बहुत स्पेशल होने लगा। सुबह सुबह हमने कहा एक वाइब क्रिएट करें। आज हमारा दिल है कि हमने कहा हम एक वाइब क्रिएट आई करें। लाइक दिस वर्ड हमने कहा। हाँ ना, हमने सोचा हमने सोचा बट वाइब क्रिएट हम करवाएंगे। ये भी एक जरूरी चीज है ना। हाँ। एक प्लेटफॉर्म भी तो प्रोवाइड करना है ना। सही बात आइडिया है। देना आज हमने सोचा कि म्यूजिक के थ्रू जो है वो एक वाइब क्रिएट करेंगे हम। और आज शो में बड़े ही इंटरेस्टिंग एक सिंगर आने वाले हैं और हमने शुएब को आज एक टास्क देना है। शुएब ने सीखना है आज भंगड़ा। चले मुझे टास्क दें, मैं तो सीख भी लूंगा, लेकिन डरे उस दिन से जिस दिन टास्क मैंने आपको दिया। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते ऐसे चैलेंज। ऐप पे आज हम पहले ही हार Hands up पहले से। हम कहते हैं नो, अ बिग नो। क्यों इतनी तंग हो जिंदगी से? जिंदगी से बिल्कुल तंग नहीं हूँ, इसलिए नो कि जिंदगी लोग मेरी जिंदगी को तंग ना करें। अच्छा था। हाँ। अच्छा था, आई लाइक तो इट। आपके लिए वैसे आज हमने हाँ, मैं इस मामले में जरा चिल हूँ, मुझे फर्क नहीं बट यू पड़ता आर गुड कि एट भंगड़ा शुएब। इवन इफ आई एम नॉट गुड एट भंगड़ा, इट्स ओके। हाँ नहीं, वैसे भी यू आर गुड एट इट ना। आई विल ट्राई। तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो आज अगर आपने शुएब का भंगड़ा देखना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए राइजिंग पाकिस्तान के साथ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी ये है कि किस तरीके से आपने क्या भंगड़ा डालना है। भंगड़ा नहीं डालना। लेट मी क्रिएट समथिंग। नो, किस तरीके से आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। ओह वाओ, कि शुएब को हमने आज चैलेंज फॉर दिया। मी इट वाज नॉट अ चैलेंज, बट डरे उस दिन से जब आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा, मैं फिर उस पे एम्फसाइज करूंगा। सी, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। लोगों से कहती है एक्सेप्ट करो चैलेंज, खुद कहती है ऐप पे आ जाए। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल लर्निंग। लर्न मैं एंड एग्जीक्यूट। आई एम लर्नर, मैं अभी सीख रही हूं। कह दो ना, आई एम अ स्लो लर्नर। टर्टल हो तुम? ओह यस, आई एम अ स्लो लर्नर। यू कैन कॉल मी अ टर्टल। आई डोंट केयर। कितना वक्त चाहिए आपको मैडम मुझे सीखने के लिए? हाँ हाँ, देखिए सीखता तो इंसान पूरी जिंदगी है। हाँ, तो साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं। फाइन, आज आपको शुएब का भंगड़ा देखना है, किस तरीके से शुएब चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और आज एक बहुत जबरदस्त पंजाबी सिंगर जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। बट सिर्फ ये नहीं है, अदरवाइज एक बहुत जबरदस्त एंटरप्रेन्योर से भी आज हम आपकी मुलाकात करवाने लगे कि किस तरीके से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। सो ये इंस्पिरेशनल स्टोरी भी आज हम आपके सामने। और चूंकि बात भंगड़े की और शादी की वाइब की हुई, तो शादी को कैसे आप बेहतर अंदाज में आगे लेकर चल सकते हैं, शादी करते हुए, शादी से पहले, शादी के बाद किन बातों का ख्याल रखना है, अपनी जिंदगी को कैसे आपने बेहतर बनाना है, हाउ टू चूज अ लाइफ पार्टनर, आज इस पर भी बात करेंगे। और आसपास के लोगों का रोल क्या होता है इस इंस्टीट्यूशन इन मैरिज पर, इस पर भी बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैसे भी आजकल ना वेडिंग सीजन इज ऑन। तो मंडे वैसे ही मुबारक हो गया आज। देखें क्या बात है, एनर्जेटिक हो गया है। क्या बात है। तो ये एनर्जी हम आप तक भी पहुंचाएंगे। हम आप तक पहुंचाएंगे एनर्जी। आई लाइक इट अगेन। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस राइजिंग पाकिस्तान में, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। और भंगड़ा ये करेंगे। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर।
बाय द वे तुम्हारी पेंटिंग्स में इतना सुर्ख रंग क्यों होता है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सुर्ख रंग जो होता है वो मोहब्बत का रंग होता है। वो मेरा था ना मेरा हो पाया। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई। लोग कितना गलत कहते हैं ना तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत मूडी इंसान हो। मोहब्बत बहुत मुश्किल चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारा काम करने को दिल ही नहीं करता, बस घर पे बैठी हो तुम। मैं डैड को कभी इग्नोर करने के बारे में सोच नहीं सकती। जानता है ना मुंशी भाग गया। तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ मैं किरण के बारे में। पहली बार किसी ने हिम्मत की है कब्जा करने की। आई एम रियली सॉरी डैड, एक्चुअली मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना था। जब एक बार चली गई थी तो फिर क्यों आई हो? मैं नहीं आई समीर, तुम आए हो। इश्क ही मेरे लिए काफी था, हर खता पे क्यों सजा बेवजह। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बाज़ औक़ात कितना ही अच्छा हो जाता है कि आपका एक शौक़ होता है, आप उस शौक़ में अपने आप को इतना स्किलफुल बना देते हैं, आप कितना ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं और उसके बाद आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं और वो शौक़ आपका करियर बन जाता है। कि बड़े खुशनसीब लोग होते हैं शुएब, जिनका हम कहते हैं ना कि When your passion becomes your profession. एग्जैक्टली, बिकॉज बाज़ औक़ात होता है ना जो स्कोप नहीं है इस चीज़ का, तो आप अपने पैशन को ठीक है साथ लेके चल रहे होते हैं बट प्रोफेशन की वो सूरत इख्तियार नहीं कर पा रहा होता और उसकी वजह ये होती है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते। आज एक ऐसी एंटरप्रेन्योर से आप मुलाकात करवाने लगे हैं। खाना पकाने का उनको बहुत शौक था लेकिन उन्होंने उसमें एक्सपर्टीज हासिल खाने से इश्क किया उनको, मेहनत की, खाने से इश्क किया, अपने पैशन से इश्क किया और उसके बाद प्रोफेशनली बहुत ज़बरदस्त करियर जो है वो इसी फील्ड में उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया है। बहुत ज़बरदस्त मेडल्स जो हैं वो जो है उनका खाना मॉडल बन जाता है, उनको मेडल मिल जाता है। मेडल मिल जाता है तो वो उस मॉडल पे उनको जो है वो काफ़ी सारे मेडल्स भी मिल चुके हैं। लेकिन एक और ज़बरदस्त काम वो ये कर रही हैं कि वो बाकी ख़वातीन को भी एम्पावर कर रही हैं, वो उनको भी सिखा रही हैं। क्योंकि अक्सर हमने घरों में देखा शुएब ट्रेडिशनल वे में ही बस खाना बन रहा होता है, हर एक मैं कहती हूँ हर एक की वैसे हर अपनी रेसिपी होती है, लेकिन समहाउ खाने का टेस्ट जो है हम देख रहे होते हैं बड़ा अच्छा होता है लेकिन खाने की प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं होती। हम कहते हैं अच्छा ये शक्ल से नहीं अच्छा लग रहा। ऑपोजिट भी होता है। अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, टेस्ट अच्छा नहीं होता। ओके लेकिन वो कहते हैं ना सबसे पहले आंखें खाती हैं। लेकिन दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए ना, प्रेजेंटेशन एंड टेस्ट ऑफ कोर्स। तो ये जो आपने बात की ना, स्पेशली लास्ट में आपने कहा कि वो सिखा रही हैं, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक कि आप के अंदर एक स्किल होता है लेकिन फ्री ऑफ आप कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आप अपने तक नहीं रख रहे हो उसको, आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश होती है कि नो बाकी भी सीखें, बाकी भी बल्कि सीखें। और समटाइम्स आप एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, जब आप सिखा रहे होते हैं आप साथ साथ सीख भी रहे होते हैं। सलमा इरफान साहब ने हमें ज्वाइन की, कुछ अरसे से वो माशाल्लाह इस पर काम कर रही हैं। ख़वातीन की ग्रुप क्लासेस वो अरेंज करती हैं, अपने ही किचन में उनको सिखाती हैं, बताती हैं। आगे चलकर हम आपको वो मॉडल्स भी दिखाएंगे और जो पिक्चर्स हमने दिखानी ना आपको खाने की जिस पर उनको मेडल्स मिले हैं। लेट्स वेलकम सलमा इरफान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट टू हैव यू सलमा साहिबा। कितना अरसा हो गया आप इस खाने से मोहब्बत, खाने से इश्क के कहानी एक्चुअली को? खाने से इश्क तो शुरू से ही होता है हर किसी को, लेकिन ये है कि आप उसमें थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की चेंजिंग्स लाना चाहते हैं। शौक आपको बहुत आगे लेके जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका फोकस होना चाहिए, आपके अंदर कितना शौक है ये चीज़ मैटर करती है। तो मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा शौक था और ये घर की कुकिंग और यकीन करें प्रोफेशनल कुकिंग में बहुत फ़र्क है। ओके 360 डिग्री। तो मुझे ये जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आए, बहुत डिफरेंट कुजीन्स मैंने देखी।
तो टिपिकली खाने तो हम शुरू से ही खा रहे थे, तो मेरा दिल था कि मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो वो इस नए में डिफरेंट कुजीन्स आ जाती हैं और वो इस तरह हुआ कि मैंने उसमें पूरे फोकस होके किसी एक पॉइंट को मैंने मिस नहीं किया और मैंने पूरी तरह इसको लर्न किया। और फिर माशाल्लाह ये है कि मुझे डिफरेंट इंटरनेशनल कंपटीशंस में मैंने पार्टिसिपेट किया। हम आएंगे उस पे किस किस कंपटीशन में और किस किस डिश ने वहाँ पे आपकी किस मॉडल पे आपको मेडल मिला है? मेरे ख्याल मॉडल्स दिखाएं जी पहले सलमा साहिबा के मॉडल्स दिखाएं जी। वो जो हम डिफरेंट कुजीन्स की बात कर रहे हैं, इसमें डिजर्ट्स भी हैं, जिसमें वो प्लेटर्स भी हैं, वो थाल भी है, और क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन। पहला मॉडल, हाँ पहला मॉडल जी, फ्राइज हैं। क्या क्या आप, मैं चाहूंगी साथ अपने मॉडल्स को एक्सप्लेन करें। जी ये फ्राइज हैं, साथ में उसके साथ डिफरेंट सॉसेस दिए हुए हैं और ये शॉर्मा टाइप है, मतलब चीजें हैं। ये एक डिफरेंट मतलब स्नैक्स टाइप हमने उसको पेश किया है। ओह वाओ जी, ये है रशियन कुजीन जिसमें इटालियन, सॉरी ये इटालियन है, टिरामिसू है इसमें, और इसमें हमने अल्फ्रेडो पास्ता और डिफरेंट इसके जो बेवरेजेस हैं वो मैंने इसको प्रेजेंट किया। देखिए अब आपको देख के लग रहा है ना, दिल कर रहा है कि कौन सी वाली डिश आपको। नहीं, मेरा दिल कर रहा है अगर किसी ने छेड़ा इसको मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। एग्जैक्टली यही फीलिंग आनी चाहिए, खूबसूरती नहीं खराब होनी चाहिए जी। अच्छा ये कौन सा, अच्छा चल नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पहले ये तो फिश लग रही है। नहीं ये भी चिकन स्टेक्स हैं। ओके सही। ऑलराइट जी, अच्छा थोड़ा बताएं कौन सा कंपटीशन। ओह वाओ, इससे पहले कंपटीशन में जाए अगली डिश आ जाती है। बहुत खूबसूरत, और क्या प्रेजेंटेशन है, वाओ प्रेजेंटेशन मस्ट। तो इन कॉम्पिटिशंस में ये जी This looks like sushi, but it's not sushi. ये कुकम्बर बाइट्स हैं, उसकी फिलिंग्स जो हैं ये डिफरेंट किस्म के सॉसेज में की गई है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। इसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। वाओ क्या बात है। सो ये जो मेडल्स मिल रहे होते हैं आपको, ये प्रेजेंटेशन का कितना हिस्सा ये होता है? टर्किश प्लेटर है। ये तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए जी जी ये ज्यादा, ये इसी तरह ही बनते हैं। बहुत बड़ा प्लेटर है। अच्छा इसमें शोएब जैसे 2 खा सकते हैं और मेरे जैसे एक नहीं, कोई एक 4 डबल कर लें। नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा था वो। अच्छा हो गया। हाँ अच्छा सलमा साहब, ये जो मैं फिर उस पे आऊंगा, जो जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें प्रेजेंटेशन के कितने मार्क्स होते हैं और टेस्ट के कितने मार्क्स होते हैं? 60% टेस्ट है, ओके ठीक है, और बाकी प्रेजेंटेशन जो है वो 30% है। लेकिन ये है कि प्रेजेंटेशन इसी तरह, जैसे ये फ़र्ज़ करें कोई भी डिश में बनाई है पाकिस्तानी ही है, जैसे ये अभी जैसे मुतंजन की पिक्चर आई है, अगर वो आपको अट्रैक्ट करेगा, उसमें कलरफुल राइस हैं, उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसी तरह मैं आपको पेश करूँगी मे भी आपका दिल ना करे, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी करूँगी तो वही वाली बात जैसे अभी आपने कहा कर जाएगा, हमारा कर अच्छा जिस तरह आपने अभी कहा है कि पहले आगे खाती हैं, ठीक है, पहले आपको चीज़ अट्रैक्ट करती है, देन आपका टेक्सचर। अच्छा मुझे सबसे चीज़ जो अच्छी लगती है कि जब भी मेरी फूड टेस्ट हुई है, या ज्यूरीज आते हैं या जजेस आते थे और उसको टेस्ट करते थे, जब उनके एक्सप्रेशन है ना वो जो वाओ वाले हैं ना, देन आई रियलाइज कि अब मैं सेटिस्फाई हूँ कि अब मुझे कुछ ना कुछ अच्छे रिमार्क्स मिले। खाने की खुशबू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेक्सचर, फ्लेवर, सीजनिंग, ये आपको खुद ही अट्रैक्ट करती है कि ये इस किचन से बड़ी, इस स्टेशन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल, उसमें भी स्पेशली आई थिंक राइस का अगर कोई एलिमेंट है बीच में, वो कुजीन है, तो उसकी अपनी खुशबू होती है। एग्जैक्टली ऐसे। और कुछ जगहों के तो राइस ऐसे होते हैं कि वो 4 घर छोड़ के भी खुशबू आ रही होती है। तो मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि इस घर में आज चावल बने, पुलाव बना या बिरयानी। और मैं सिंपल राय कहता हूँ कि हमने सुना था कि जहाँ तक खुशबू जाए वहाँ तक प्लेट भी जानी चाहिए। जानी चाहिए, बिल्कुल जानी भी चाहिए। वही भिजवानी ना, ऑफ कोर्स। आपकी बात करिए। तुम्हारा घर बहुत दूर है ना, वहाँ तो खुशबू नहीं जाती, रहने दो। नहीं वो फिर नियत होनी चाहिए ना, रास्ते पर जाहिर है कुछ, और बांटने से वैसे ही अच्छा होता है, बरकत आती है खाने में। काफी अरसे से मना रहा हूँ, मानी नहीं है अभी बेगम मेरी। बड़ा अरसा हो गया, 1 साल तो हो चुका है वैसे, हमें 1.5 साल अभी 1.5 साल हो चुका है जी, पूरी टीम गवाह है। 1.5 साल नहीं हुआ इस मामले को, 1.5 साल हो गया ना जी। हाँ 1.5 साल हो गया जी। अच्छा जाएगा वापस। अच्छा खुद आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डिश आप कौन सी बना सकते हैं? वैसे ऑब्वियसली वर्ड, लेकिन एक एक्सपर्टीज होती है ना कि ये चीज़ जो है वो खानदान वाले भी कहते हो कि वो सलमा सी बनवानी है। एग्जैक्टली ये जी मेरा स्मोक कीमा एंड मतंजन, ये मेरी स्पेशलिटी है। इसके अलावा अब जब मैंने डिफरेंट कुजीन्स की तरफ मैंने ट्राई की है तो टिरामिसू। ओके हाँ ये मेरे डिजर्ट्स में मेरा टिरामिसू वैसे बहुत जबरदस्त किस्म का फ्लेवर, या बहुत जबरदस्त है, जिसको पसंद है वो फिर कहता है यही खाना है, डिजर्ट में तो खाना ही है जी। ये अच्छा नई डिशेस जब आप बनाती हैं खुद भी, क्या कभी नर्वसनेस होती है? अच्छा
शायद उस तरह की बने या ना बने, एंड स्पेशली जब आप कोई और डिश अगर आप ट्राई करें और वो पाकिस्तानी टेस्ट के हिसाब से नहीं होती, बिकॉज हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं जी। उस पर्सपेक्टिव से भी क्या उसमें कोई आप चेंजेस लेकर आती हैं ताकि मेहमान या घर वालों उनको पसंद आए वो खाना? एक्चुअली मैं खुद भी टिपिकल टेस्ट से बोर हो चुकी थी, ठीक है। मुझे भी ये चाहिए कि जिस तरह मुझे अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट चीज़ें लूँ या खाऊं या जैसे मैं टेस्ट करूं तो मुझे ये अच्छी लगे, तो सेम एज इट केस आपके साथ भी है कि अगर मैं आपको भी वो ऐसी ही चीज़ बना के दूं जो थोड़ी डिफरेंट हो, आपको टेस्ट वाइज आपको पसंद है, तो डेफिनेटली आप मुझे ही कहेंगे कि वो वाली चीज़ आप ऐसा है। क्योंकि देखिए ना कुछ ऐसी कुजीन्स हैं जो कि बड़ी टिपिकल हमारे घरों में दावतों पे बन रही होती हैं, Exactly. लेकिन द मोमेंट आप उसमें कुछ ऐड करते हैं, कुछ नया शामिल करते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाए तो पहला हाथ वहीं जाता है। जी, पहला हाथ कि वहीं ये जाता खाना है है आज, कि बाकी चीजें तो बहुत दफा खा लिया, आज ये ट्राई करना है। तो ये अच्छा, एक मैंने और बड़ा डिफिकल्ट टास्क किया था, नानी दादी कंपटीशन था। ओके। अब देखिए नानी दादी के ज़माने में मुझे नहीं पता कि क्या डिशेस थी, कोई पिनिया टाइप चीज़ें थी, कुछ ऐसा था। बहरहाल मैंने उसको भी किया और उसमें भी मैंने फर्स्ट प्राइज लिया। क्या बनाया था? जी ये उस समय मतलब वो उनका था कि यही सरसों का साग और मकई की रोटी। ओके। मतलब उसका बनाया बहुत लोगों ने होगा, लेकिन जो टेस्ट मैंने बनाया था तो शायद उसी की वजह से। आपके हाथ में नानी दादी का टेस्ट कैसे आया? हाँ, ये देखिए ना, बात ये है कि आपके हाथ में नानी दादी, मैं थोड़ी कंफ्यूज जरूर हुई थी कि ये मैं कैसे इतने ज़माने पीछे जाके और उनके टेस्ट के मुताबिक ये डिश बना सकूंगी। आप रियली आप यकीन करें कि वो बहुत ही अच्छा बना और हम बहुत पसंद आया, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज लिया। सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था उसमें? बहुत सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। सीक्रेट है ना? अभी रिवील नहीं कर रही है अभी, कंपटीशन जीत के भी रिवील नहीं कर रही। सीक्रेट है। चलो इट्स ओके, नहीं पूछते उसमें हम। मेहनत बहुत है, नहीं मेहनत बहुत थी, मतलब आपको ये चीज़ें स्पेशली आपको इकट्ठी करनी है, फिर उसको उसमें आपने अपने ही स्पाइसेस डालने हैं। कोई बाहर का स्पाइसेस नहीं आपने यूज़ करना, किसी कंपनी का नहीं करना, देन आपके पास टेस्ट आता है। और आपको वो स्पाइसेस आपको उसको रोस्ट करने होते हैं। थोड़े ये सीक्रेट्स हैं, अदरवाइज ये बड़ा अच्छा सीक्रेट बताया, क्योंकि नॉर्मली आसानी की या सहूलत के तनाजुर में ना हम लोग मसाले तो ले आते हैं, लेकिन फिर नानी दादी की बात करेंगे तो उस जमाने में मसाले वही थे जो कि घर के पिसे हुए मसाले तो आप वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। लेकिन आसानी हो गई है ना, देखिए मैं इसको कोई बुराई नहीं, बुराई की बात है, हम बात नानी दादी के टेस्ट की बात कर रहे हैं। वैसे बात करी हूँ जनरली कि अक्सर होता है ना कि वो जो चटनी होती थी, अब आप उसको ग्राइंडर बोलते हैं ना, आप उसमें बनाए या आप उसको खुद से हाथ से पीस के बनाए। लेकिन की चटनी का टेस्ट है वो अलग है। बिल्कुल सही, लिटरली वो अलग है। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट नहीं होते से? नहीं देखो सभी, देखो अगर आप हाथ से पीस के डाल रहे हैं, फर्क है ना। देखिए एक को तुमने पीसा है और एक को तुमने कट किया है, फर्क है, बहुत फर्क है। टेस्ट में फर्क आता है। फर्क है तो ठीक है ना, मेहनत पीसोगे तो उसमें जूस निकलेगा उसका। जो ये जो अक्यूमेन है, ये बाकी जितने भी मसाले अगर आप सांस बाहर आ रही है, वो सांसें ही कहती है पीसो हाथ से। ये इसलिए ये बात करें क्योंकि इनको हाथ से पीसनी नहीं पड़ती। नहीं, मैं पीस लेता हूँ। मेरी बेगम मुझे कहती थी कि आज ये आप पीसे में पीस लेता हूँ, मसला नहीं। जब मेरी अम्मी ने घर आना होता तो हम ग्राइंडर इस्तेमाल नहीं करते, हम हाथ से पीस की चटनी बनाते हैं। और जायका मैं आपको बताऊँ, ये जायका उसी से आता है। जायका उसी से आता है क्योंकि मुझे पता है अम्मा वही खाएंगी, क्योंकि वो टेस्ट बस डेवलप है उनके। तो ये होता है, वो पीसने का वाकई फर्क है, उसका एक अरोमा भी प्लस उसका जूस जो निकलता है। ये आप ट्राई करें समीन, कूट के पुदीने और धनिया की चटनी बना के देखिए, मिर्चों वाली। मुझे शौक है, मैं चटनी नहीं खाती। या कोई घर आएगा उसे तो खिलाओ ना। मैं दही खा लूंगी, सूखा दही खा लूंगी, इट्स ओके। नहीं, वन शुडंट बी दैट बोर ना, ट्राई तो करें कभी-कभी, नॉट एवरी टाइम। ये चटनी ही नहीं है, आप डिफरेंट सॉसेस भी बना सकती हैं, डिफरेंट। आप जैसे हम बाहर जाते हैं तो आप लोग कोई बर्गर के साथ कुछ भी सॉस लेते हैं, ये सॉसेस आप घर पे भी बहुत अच्छे बना सकते हैं। आते हो तो बनाए ना जी। चलिए आज बनवाएंगे। बनवाएंगे जी जरूर। असल में हम टेबल प्रेजेंटेशन की भी अक्सर कुछ लोग इसमें लैक करते हैं। खाने बना लिए, बड़े ज़बरदस्त डिशेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन टेबल को किस तरीके से वहाँ पर टेबल पे प्रेजेंट करना है वो नहीं समझ आ रही होती। तुमने क्या बात किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्यों मुझे आई डोंट नो, अगर कभी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे ना खाना तो बहुत अच्छा हो, लेकिन वो टेबल बिल्कुल खाना ऐसे बस, मुझे कोफ्त होती है देख के। अच्छा, बहुत ज्यादा। वो ठीक कर लिया करें ना, और क्या लाइन नहीं, मैं कर लेता हूँ, नो मैटर व्हाट, चाहे मैं गेस्ट हूँ, मैं दिल मतलब मैं नहीं रुक सकता, मैं उसे अलाइन कर दूंगा। आई डोंट नो व्हाई, समटाइम्स मैं सोचता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, बट मुझे कोफ्त होती है। ये क्या तरीका है कि जो चीज जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पर है ही नहीं, ऐसे रखती है। टिप्स क्या देंगे? यही प्रोटोकॉल है।
कि आपका टेबल जो है वो बिल्कुल इस तरह सेट हुआ हो कि हर चीज़ अवेलेबल हो। जब आप बैठे हैं आपके पास चीज़ें ही पूरी नहीं हैं तो आप कैसे फूड को एंजॉय करेंगे? नैपकिन नहीं है, फोक नहीं है, आपके पास स्पून नहीं है, नाइफ नहीं है, और जो जिस चीज़ को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी डिश है वो बहुत दूर है। मतलब आपकी एक्सेसिबल नहीं है। आपने वो अगर पानी रखा है तो आप ऐसे रखें कि वो 8 की 8 चेयर्स तक एक्सेसिबल हो। डिशेस रखी हैं तो वो सबके लिए एक्सेसिबल हों। और ये क्या तरीका होता है, चम्मच यूं फेंके होते हैं सेंटर में। आपकी फूड भी मतलब अच्छे टेम्परेचर पे हो। तुम ऐसे करती हो? नहीं, मैं नहीं करती ऐसे, बट मैं कह रही हूँ अच्छा टेबल बड़ी टेबल है और लोग ज्यादा हैं। डिवाइड करो ना टेबल चीजों को। टेबल बड़ी है ना। हाँ, मतलब खाना बनाने में मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ रखने में आपको उस वक्त कोफ्त हो। वही आर्ट है। वो आर्ट है, वो अच्छा लगता है, वो आपके सलीका भी होता है। जब तक आप फूड स्टार्ट नहीं करते आपकी फूड गर्म भी रहनी चाहिए, उसका टेम्परेचर आपका बेस्ट रहना चाहिए, और उसकी मतलब किसी चीज़ में ये ना हो कि ऐसे लगे बस अभी फ्रेश हर चीज़ आई है, और जो उसकी उसमें से जो अरोमा वो भी आ रहा हो और आपको खाने में भी मज़ा और आपके पास अवेलेबल हर चीज़ हो। ये मैनर्स हैं, ये उसका प्रोटोकॉल। अक्सर ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ 4-5 डिशेस बनाई और उसमें एक डिश ऐसी थी जो कि आपने शायद थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में बना दी। अब मेहमान है, उन्होंने खाने शुरू की, अब उस वक्त भागते हैं किचन में, चूल्हा जलाते हैं कि वो अब ऐड कर दें कुछ। पोर्शन बहुत मैटर करता है कि आप बहुत पोर्शन कैलकुलेट करें कि अच्छा कितना होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी प्लेटिंग का साइज क्या होना चाहिए, आपका पोर्शन साइज क्या होना चाहिए, और उसमें हर चीज़, उसमें प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, मतलब आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और जिस गेस्ट ने आपके पास आना है आपको ये भी पता हो एलर्जेंस, कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। सम टाइम ये पीनट से एलर्जी हो जाती है, किसी को एग से, किसी को मिल्क से एलर्जी। कोई खीरा नहीं खाता जी सैलेड में। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो कुछ इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, टेबल आप मैनेज करें, आपका बेस्ट टेबल बन सकता है। पहले से पूछ लें बस, ये जरूरी है। जी पहले पता ही होता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आपसे ऑर्डर लिया जाता है तो ये एलर्जेंस पूछा जाता है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, तो वो फिर नहीं, मेहमानों के पर्सपेक्टिव में ये होता है ना कि अगर आप पूछे ना उनसे कि अच्छा आप क्या खाएंगे, हम क्या बनाएं, वो कहते हैं नहीं कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लेंगे। वो कुछ जो है ना वो बहुत तंग करती है। ये कुछ बहुत तंग करती है, बता दो यार क्या खाना है। तो आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है आपके लिए बनाने में। अगर आपको फर्ज करें आपको लंबी लिस्ट दे दो, इनको अभी टिरामिसू पसंद आया और आप कुछ कीमा खाना चाह रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी आसानी नहीं होगी कि बीफ बिरयानी हम तो मतलब बिरयानी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं ना, कह सकते हैं हम तो बस कह सकते हैं। बीफ बिरयानी हमने कह दिया, बस हम एक साल आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैंने बना दी और खाई कितने मजे की थी। दिमाग में बना ली और दिमाग में मजे की थी में सबको खिला दी। वेरी टेस्टी। सैलेड कितना अच्छा था साथ, 10 एंड by 10 सॉसेस और प्रेजेंटेशन ऑन द टेबल। वाओ, 10 by 10 10 by 10। अब तिरामिसू हो जाए क्योंकि उसके बाद मीठा भी तो खाना है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सलमा, अभी जो आप स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं, मैं स्टूडेंट्स से कहूँगी बिकॉज ऑब्वियसली वो सारी आप सीखने आ रहे होते हैं सारे, थोड़ा सा बताइएगा कैसे एनरोल होती हैं, कैसे खवातीन आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं, क्या प्रोसेस होता है? एक्चुअली मेरे अपने ग्रुप्स हैं, मेरी मतलब जो कम्युनिटी में है सब मेरे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। और उन्होंने उनको सबको पता है कि मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, और एक्चुअली उनकी कुकिंग में और मेरी कुकिंग में बहुत फ़र्क है। तो जब मैंने मतलब उन्होंने मुझसे कुछ रेसिपीज़ ली या मुझसे ट्रेनिंग लेना चाह रही थी, जब मैंने उनकी मैंने कुकिंग देखी कि उनमें क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर मैंने उनको गाइड किया कि आप सबसे पहले कि देखें हाइजीन का ख्याल करना है आपको हर तरह। और उसके बाद जब उन्होंने कुकिंग की उसमें बहुत मतलब फिनिशिंग नहीं थी, तो वो इस चीज़ की मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी, उनको हाइजीन, फूड सेफ्टी, ये सब चीज़ें बताई। फॉर एग्जांपल मेरी एक जानने वाली थी, उन्होंने बेकिंग का थोड़ा सा मतलब सीखा हुआ था, वो जब केक बना के मेरे पास लाई हैं तो वो चीज़ वो नहीं थी जो एक प्रोफेशनल टच जिसको कहा जाता है, उसमें मैंने उनको गाइड किया। देन वो गई किसी बेकरी के पास, और उनको इस तरीके से जब मैंने उनको बना के भेजा तो वो माशाल्लाह अब वो ऑर्डर ले रही हैं। जबरदस्त। दैट मींस कि बहुत सी खवातीन जो घर बैठकर काम करना चाहती हैं, किचन के थ्रू यू नो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस को इस्तेमाल करते हो, तो आपसे सीख कर वो एक नए लेवल पर जा सकती हैं। ज़्यादा वैसे उनके प्रॉब्लम्स अफोर्डेबिलिटी के भी हैं कि मतलब सब एकदम एक बहुत लेवल पे नहीं काम शुरू कर सकते, तो बस ये है कि मैं उनके लिए फिर ये वाला उनकी हेल्प करती हूँ कि आप कम से कम एक स्टेप तो लें, मतलब आप जो बना सकती हैं उसको बनाएं और घबराएं नहीं, मतलब और अपना सीखना बंद नहीं करें कि ये देखें हाय मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं ये होगा, ये इसमें बहुत मतलब चाहिए मनी होगी। वैसे सलमा साहब क्यों इतना इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट? देखें अगर आपने एक डिश से भी स्टार्ट करना है और घर से स्टार्ट करना है,
आई मीन आप बिल्कुल 3-4 सर्विंग से भी स्टार्ट कर सकते देखिए हैं। वो घबराती हैं, स्टार्टअप से घबराती हैं। हालांकि इसमें इतने पैसे इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। और दूसरा मैं तो ये भी कहूँगी कि प्लीज़ मैं तमाम हस्बैंड से ये कहूँगी कि उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके अंदर स्किल्स हैं। मुझे भी तो मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब मैं अगर यकीन करें कि अगर उनका सपोर्ट ना होती तो मैं आगे नहीं जा सकती थी। मुझे अप्रिशिएट किया गया बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। मतलब कि वो जैसे ये अब ये जैसे इनके मसले मसाइल हैं कि ये कैसे मैनेज करेंगी सारी अपने अकाउंट्स को, तो मेरी बेटी फिर अकाउंट्स फाइनेंस उनका सारा सेटअप करके देती हैं, मैनेज करके देती हैं। इसलिए उनके लिए ये फिर बहुत आसानी हो गया कि वो किस चीज़ को किस तरह करना है। घर की सपोर्ट एग्जैक्टली है। तो वो लोग करना शुरू किया हुआ है, मतलब मैं एक अरसे से ये उनको गाइड कर रही हूँ इस चीज़ पे। तो यही मेरा है कि मैं ज़रा जहाँ तक हो सके उनकी हेल्प कर दूँ। अभी तक कितने ख़वातीन को ट्रेन कर चुकी हैं आप? जी मंथली मैं ग्रुप वाइज करती हूँ, 6-7 हर ग्रुप में होती हैं। डेली आते हैं फिर वो लोग? डेली मंथली, मतलब मंथ में पूरा 6-7 को पूरे मंथ मुझे पूरा मंथ वो डेली जी उनको करते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ आ जाती हैं, फिर कुछ और उनके लिए होता है, फिर वो दोबारा से किसी और चीज़ के लिए आ रहे होते हैं। तो ये सिलसिला एक चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है? कोई जी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए तो मैंने उनके लिए ओपन डोर है। तो चलें, ये तो वैसे आप खुद कैसे फिर टाइम इतना मैनेज करती है? बिकॉज ऑब्वियसली एक मोटिवेशन भी चाहिए होती है कि कहीं पर आपके पास कोई इंसेंटिव आपको मिल रहा है एंड ऑल दैट। सो हाउ डू यू मैनेज? इस तरह मैनेज करती हूँ कि मुझे जब मैं अपने ये प्रोफेशन पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब मुझे ये है कि मुझे इनके लिए करना है, तो फिर टाइम मैनेज तो आपको करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने सीखा ही यही है, टाइम मैनेजमेंट। सही, ठीक है। जब आप उनके लिए टाइम निकालते हैं तो फिर जाहिर आपको पहले अपना टाइम मैनेज खुद करना पड़ता है। सही बात है, लेकिन देखें ना आप घर का सेटअप पहले सेट किया। हाँ, प्लस आप उनको सिखा रही हैं, फिर आप अपना काम भी जो कर रही हैं, ऑर्डर्स भी ले रही होती हैं। तो वो जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं उसमें कभी ऐसा होता है कि आप सोचती हो कि ऑर्डर्स ज़्यादा आ गया, क्लास स्किप कर देती हैं? वो तो मेरे लिए एक टारगेट है एक टास्क है कि अगर आगे है नहीं, क्लास मिस नहीं कर सकती। ये मेरा पैशन है, इसमें मैं बहुत फोकस हूँ। मतलब मैं उधर से थोड़ा सा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे जो सीखना है, सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। जी मुझे ये है कि मुझे अभी और भी सीखना है। जैसे मेरे अब प्लान्स में है कि मुझे हेल्दी फूड, यूथ के लिए हेल्दी फूड पे काम करना है। बहुत अच्छी सोच है जी ये भी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत हमने टिपिकल चीज़ें खा ली, बहुत जंक खा लिया। थोड़ा बच्चों को ज़रा इस साइड पे भी आना चाहिए। आई मीन अब अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है, हेल्थ इश्यूज हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं फौरन से बताता है कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और ये इस तरीके से नहीं खाना, और ये इस टाइम पे नहीं खाना, और इतना ज़्यादा नहीं खाना। तो फिर आप गाइड कर रहे होते हैं। वेजिटेबल पे फोकस नहीं है हमारे बच्चों का, ठीक है, तो उन्हें यूथ बच्चों का, थोड़े बड़े बच्चों का भी इतना खास फोकस नहीं है। आई लव वेजिटेबल्स। टिंडे पसंद है ना? मुझे टिंडे पसंद है, मैं बनाए नहीं खाती कभी हूँ। तुमने? मैं टिंडे बना वो अलग बात है, लेकिन मैं खाती हूँ। आई लव वेजिटेबल्स। यही वेजिटेबल अगर मैं आपको डिफरेंट वेज में बना के दूं तो आप डेफिनेटली खाएंगे। देखिए टेस्ट का भी किस तरीके से बना हुआ है वो भी बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली, लिहाज से टेस्ट के हिसाब से है कि नहीं। बट आई थिंक अब तो शायद जो हमारी जनरेशन है उसको, अब हमें तो वैसे टेस्ट ज्यादा होता है कि जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको अब मैं वो कहती हूँ अब मैच्योरिटी की एज आ गई है कि बस ये खाओ। अब वाकई ऐसा होता है कि अगर मैं एक बर्गर खा लेती हूँ बाहर का तो मुझे गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि मैंने क्यों खाया। अच्छा अब इसके हेल्थ पे क्या इसका इम्पैक्ट बर्गर इज हेल्दी। आई थिंक अगर आप अच्छा बर्गर खा रहे हैं, घर का बना हुआ बीफ बर्गर खाएं, इट्स हेल्दी। हाँ वही ना, घर का बना है, घर का अगर घर का बना हो तो हाँ घर का, तो बाहर से तुमने क्यों खाना है? बाहर का बना हो तो एक अलग बात होती है। वैसे बाहर का भी क्यों इतना अनहेल्दी होता है? वो ब्रेड की वजह से एंड देन प्रोसेस्ड मीट उसके अंदर यूज हो रहा होता है ना, सो वो उसकी वजह से वो अनहेल्दी कंसीडर होता है ना। तो घर में कहाँ से बनाएंगे? वो तो बाहर से आएंगे ब्रेड, लेकिन कम से कम जो आप उसका पैटी बना रहे हैं जी आप घर बना सकते हैं। घर बनाए जी, बन भी घर बनाए, पैटी भी उसकी घर बनाए। एग्जैक्टली, और सारे तो आप डालेंगे और सॉस भी घर की होगी। सीजनिंग आप करिए और सॉसेस बनाएं, बिल्कुल आप बहुत हेल्दी बर्गर। दुरुस्त हर वक्त बार बार का। तो उस जमाने में बड़ा आसान था, लोग प्रोफाइल देख के, और जो हमारे पास हार्ड कॉपीज होती थी पिक्चर्स की वो देख के जाते थे, उसमें बहुत जल्दी हो जाता था। अब ऐसा है कि एक प्रोफाइल जाता है तो पूरी फैमिली उन्हें देखती है, मतलब सारे घर वाले 2-3 दिन लगा के एक एक टॉपिक को, घर की डिटेल देखते हैं, फिर बच्ची या बच्चे की पिक्चर्स को जूम कर करके देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जवाब देते हैं। और यही आजकल मुश्किल और डिले होने की रीजंस भी हैं। क्योंकि मतलब पेरेंट्स करते हैं, चाहे वो बेटी या बेटा, हमसे 5-7 प्रोफाइल मंगवाए, सारे जैसे वो नहीं होते उनके आगे रख दिए, बस वो उनमें से 1 बाय 1 देख रहे हैं, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, जिसकी वजह से डिले होता है। हालांकि ये डिसीजन
पेरेंट्स का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, वो मेन चीज़ें देख के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। बट जब वो बच्चों पे छोड़ते हैं तो फिर वो डिले होते हैं। और बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, पिकी हैं, लड़के भी और लड़कियां भी सेम। ये नहीं कि लड़कियां हैं या लड़के नहीं हैं, दोनों बहुत चूज़ी हैं। मतलब लड़कियां भी गुड लुकिंग लड़के के अलावा बात नहीं करती। हालांकि मैं कहती हूँ लड़के की ब्यूटी इतनी मैटर नहीं करती, लड़के की एजुकेशन, उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड और उसकी बाकी सब चीज़ें मैटर करती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो उसकी, मतलब लुक्स में अच्छा हो तो ये एक आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। हाँ, अलबत्ता लड़की का खूबसूरत होना ज़रूरी है, लेकिन ये है कि लड़के में ये एक्सक्यूज़ किया जा सकता है। जी जी, जो ज़रा बेहतर शक्ल की लड़कियाँ होती हैं वो लड़कियों को भी एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा मिसेस खाजा, क्या इसमें एक वजह ये भी है, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी और लड़कों के पर्सपेक्टिव से भी एक डर है मैरिज को लेकर, और दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिलेइंग द मैरिज कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा ये कर लें, करियर को पॉज ना लग जाए कहीं, चीजें रुक ना जाए कहीं, या पता नहीं क्या होगा, फ्रीडम खत्म हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि आजकल लड़कियां भी लड़के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबरा रहे हैं कि शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपको स्पाउस की जिम्मेदारियां। जैसे लड़के इंडिपेंडेंट अपना दोस्तों के साथ आना जाना, अपनी जॉब, अपनी रूटीन। जब एक बीवी आ जाएगी उसे पता है कि मेरी लाइफ स्ट्रिक हो जाएगी या मुझे उस पर स्पेंड करना पड़ेगा, मुझे उसके साथ हर चीज़ शेयर करना पड़ेगी। कुछ लोग शेयर भी नहीं करना चाहते, उसे अपना रूम शेयर करना पड़ेगा, बाथरूम शेयर करना पड़ेगा, हर चीज़ शेयर करनी पड़ेगी। कुछ लोगों में ये एक्सेप्टेंस भी नहीं होती, जिस वजह से डिले करते हैं। और लड़कियों को भी होता है कि हम अपना कैरियर बना लें, अपना फ्यूचर बना लें, या सम टाइम उन्होंने अपनी किसी फैमिली में कोई बैड एक्सपीरियंस देखे होते हैं, अपने घर में अपने फ्रेंड्स के देखे होते हैं, या बाज़ औक़ात लड़कियों को उनकी कोई ऐसी फ्रेंड्स होती हैं जो खुद तो बड़ा हैप्पीली रह रही होती हैं, बच्चे भी हो गए, उन्हें शादियों से डराती रहती हैं कि शादी कभी ना करना, ये होता है वो होता है, लेकिन खुद अपनी बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं, अपने बच्चे भी हैं। ऐसी कुछ कज़न्स या फ्रेंड्स होती हैं। बल्कि बच्चियों को उन बातों में नहीं आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि बड़े हैप्पी कपल भी आपके इर्द गिर्द हैं जो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। मतलब नेगेटिव जो चीज़ें पॉइंट्स कम है उनकी तरफ देखते हैं, अच्छे पॉइंट्स को नहीं देखते। अच्छा, ऐसे में ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं बाजू का, जो मजाक में अक्सर बोले जा रहे होते हैं, इसका कितना इम्पैक्ट होता है? जिस तरह अक्सर होता है ना कि शादी होगी तो लक पता जाएगा, मैं जनरल बात बता रही हूँ कि इसका आपकी मैरिड लाइफ पे इसका कितना असर होता है? इनफैक्ट शादी से पहले की बात कि ऑब्वियसली इसकी वजह से डिले लड़कियां कर रही होती है कि पता नहीं इतने लोग इस तरह से बोल रहे हैं। हालांकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खुद शादियां की हुई हैं, बच्चे भी हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी बुरी अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि आप दूसरों को अच्छी नहीं है तो आप अपनी भी छोड़ देते। उसके बाद अभी तो शादी हो गई, तो अभी तो 10 दिन हुए हैं, अभी तो लक पता जाएगा। अच्छा, अभी तो 2 महीने गुजरने दो, साल होगा ना फिर पूछेंगे। ये लिटरली ये वो सेंटेंसेस हैं कि जो उस टाइम पे कपल मोमेंट एंजॉय कर रहा होता है, वो जो मोमेंट्स होते हैं, तो वो उनको पहले ऑलरेडी प्रेशर दिया जा रहा है कि जी आगे कुछ होने वाला है, आगे कुछ होने वाला है। सो इसका कितना बुरा असर होता है एक शादीशुदा कपल के ऊपर? ये देखिए, जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो नेगेटिविटी फैलाने से बाज नहीं आते। इसलिए आप आपकी ज़िंदगी में जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैला रहे हैं या आपको हर बात में नेगेटिव करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकोगी, तुम ये नहीं चला सकोगी, तुमसे ये होगा ही नहीं, ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी कोई चीज़ देखें, भाई अभी नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा, इस दफ़ा नहीं पास हुआ तो अगली दफ़ा हो जाएगा, इस दफ़ा बेटा नहीं हुआ तो अगली दफ़ा हो जाएगा। आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखें, नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो जी ये लोग कहते हैं ना कि आगे देखना, उनसे बात करना छोड़ दें, उनसे बात करना छोड़ दें, डिस्टेंस मेंटेन करें, अकेले रह जाएंगे। नहीं, अच्छे लोग भी मिल जाएंगे आपको, बड़े अच्छे लोग मिल जाते हैं। एक अकेला अच्छा है 10 बुरे लोगों से। बेशक ऐसे ही है, देखें तभी तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग एक्चुअली। अच्छे लोग हैं तो चीज़ें चल भी रही हैं। एक अच्छी शादी के लिए या अच्छा घर बसाने के लिए लड़की की माँ और लड़के की माँ, दोनों माँओं का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? माँओं का देखिए बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे वो लड़की की मदर है चाहे वो लड़के की मदर है। अब जैसे बच्चियाँ शादी करके नए घर जाती हैं, उन्हें कुछ छोटी सी बात फील होती है कि मुझे मेरी नंद ने कहा कि ये ड्रेस पहनो, या मुझे उसने कहा कि ये करो, वो छोटी छोटी बात माँ से डिस्कस करती है। माँ अगर पॉजिटिव होगी तो उसे कहेगी कोई बात नहीं बेटा, आज तुम उनकी पसंद का पहन लो, कल अपनी पसंद का पहन लेना। हर छोटी छोटी बात जब बच्चियाँ माँओं को बताती हैं और माएँ आगे से नेगेटिव फीडबैक देती हैं तो घर ख़राब होते हैं। अगर उसने ये कहा है तो तुम आगे से उसको जवाब दो, आगे से उसे चुप करा दो। इसी तरह बेटे भी अपनी माँ से ज़रूर डिस्कस करते हैं जब नई नई शादी होती है।
अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में नहीं, अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में तो बेटा बता ही नहीं सकता ना, बता ही नहीं सकता ना, वो फिर चुप करके निभाता रहता है आखिर तक जब तक उसका दम होता है। ठीक होता है वैसे ही, ऐसे ही है। लड़की के लिए भी, लड़की और जब अरेंज मैरिज होती है ना तो छोटी छोटी बात, कोई भी मिस्टेक नजर आएगी ना तो फौरन माँ से डिस्कस करेगा कि इसने ये किया है, उसने इस तरह किया है। अगर माँ भड़काने वाली होती है तो कहती है उसको अभी से खामोश करा दो वरना सर पे चढ़ जाएगी। तो ये माँ का रोल भी होता है। सेकेंडली देखिए, हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई, कोई फड्डा या कुछ ऐसा होता है, उनकी बात बेडरूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, उनको खुद सॉर्ट आउट करनी चाहिए क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले हैं। देखिए आजकल पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे मतलब क्वालिफाइड हैं, आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आप 1 to 1 बैठ के बात करें। अगर कोई मसला है या बड़ी हद है, आप घर के कोई बड़ों को डाल लें, आप अपने पेरेंट्स को डाल लें, वो अपने पेरेंट्स को डाल लें, बैठ के करें। वो लोग जो होते हैं कि जी इधर से उधर बात निकाल दी, बाकी घर से बाहर निकाल दी, वो जब बात बढ़ जाती है फिर मसले बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्या ख्याल इसमें ये भी होता है कि अगर आपकी किसी कोई डिसएग्रीमेंट है आपस में, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, बजाय इसके कि आप बात करें या उसको सॉर्ट आउट करें, आप घर फॉर टाइम बीइंग छोड़ देते हैं ना। लड़की अपनी माँ की तरफ चली गई है, लड़का खुद भी कहता है कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अलग रहते हैं, स्पेस एक दूसरे को दे दें। क्या ये दुरुस्त तरीका होता है स्पेस देना, या कि नहीं उसमें बैठ के बात करना इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, बात तो आप कर लें, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम, देखिए मैं कहती हूँ एकदम कोई भी बात हो तो फौरन जो लोग, भाई मैंने तो रहना नहीं है, मुझे डिवोर्स दे दो, वो कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स कर रहा हूँ, इस पे कभी फौरन जंप नहीं करना चाहिए। आप बात करें, कुछ ज्यादा इश्यूज बढ़ गए, आप दोनों थोड़ा स्पेस दे दें एक दूसरे को। लड़की ठीक है कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ चली जाए, लड़का भी अपने घर में रहे, तो फिर जब अकेले बैठते हैं फिर वो सोचते हैं कि मतलब क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, फिर एक दूसरे को मिस करते हैं। अगर उनमें कोई थोड़ी अटैचमेंट है या कोई थोड़ी बॉन्डिंग है तो फिर मामला ठीक हो जाते हैं, ज्यादातर इस तरीके से ठीक हो जाते हैं। स्पेस देना जरूरी है थोड़ी। और मेरा ख्याल है ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आपके डायनामिक्स क्या है, नेचर क्या है आपके रिश्ते की। क्योंकि बाजों का देखें, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो बात करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो चीज अगर लड़ाई हुई है कुछ तो वो उसी टाइम बैठ के वो डिस्कस करें दोनों। और जो लड़के की, जो ज्यादातर हम केसेस देखते हैं ना, लड़कों का होता है कि अच्छा दोस्तों में निकल गया, चले खामोशी इख्तियार कर ली, उस टाइम पे उनको एक डिस्ट्रैक्ट स्पेस चाहिए होती है। लेकिन एक साइड से कहीं ना कहीं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से वो मेंटली वो चीज ज्यादा ट्रिगर कर रही होती है, और समहाउ शायद वहां पर भी कुछ दिन भी गुजर जाएं तो वो चीज उसी लेवल पे या उससे ज्यादा बुरे तरीके से मुतासिर हो जाती है, क्योंकि आप अपने माइंड में सिनेरियोज बिल्ड कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह के दो लोगों की एक तरह से पर्सनालिटी डिफरेंट है, सिचुएशन को हैंडल करना उसके तरीका डिफरेंट है, इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इसमें देखिए सबसे पहले तो आपकी ना बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कहती हूँ जब हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग स्ट्रांग है ना तो यकीन करे तीसरा चौथा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया कुछ भी कह रहे, उसने उसकी बात पे यकीन नहीं करना। कि बीवी को किसी ने भड़काया, उसने भड़कना नहीं है, हस्बैंड को किसी ने भड़काया, भड़कना नहीं है। आप अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग रखें, एक दूसरे का ट्रस्ट आप गेन करें, एक दूसरे के साथ लॉयल हो, एक दूसरे से कोई बात छुपाएं मत, एक दूसरे का ख्याल रखें, रिस्पेक्ट करें, केयर करें एक दूसरे की, तो कोई तीसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता। शादी के टाइम पे भी मैं ये कहती हूँ हमेशा आप लड़के पे फोकस करें। लड़की और लड़के की अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और लड़के में पोटेंशियल है, उसमें कोई स्पार्क है, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। चाहे ससुराल वाले सोने के या हीरे के भी होना, अगर लड़का अच्छा नहीं है ना तो आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरनी। लेकिन अगर ससुराल वाले अच्छे भी हैं, लड़का नहीं है तो फ़ायदा नहीं है इसका। अच्छे लड़के की, अच्छे शौहर की क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे डिफाइन करें कि ये अच्छा मर्द है? सबसे पहली बात तो देखें, एक लड़के ने जो अपने घर में माहौल देखा होता है, अपने माँ बाप की जो लाइफ उसने देखी होती है, अगर उसने अपनी सारी ज़िंदगी देखा है कि माँ बाप की फ़ाइट होती रही है, बाप अब्यूज़ करता रहा माँ को, माँ पिटती रही है, माँ अब्यूज़ होती रही है, उसको कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, उसको घर में ट्रेनिंग मिल गई है, उसने भी डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ यही करना है। और जिन लड़कों ने देखा है कि उनके फादर ने उनकी माँ को क्वीन बना के रखा है, या रिस्पेक्ट दी है, या घर के डिसीजंस में उसकी राय ली है, या किसी भी मामले में उसको इम्पोर्टेंस दी है, तो लड़का अल्टीमेटली अपनी जब वाइफ लेके आएगा, उसकी बीवी आएगी, उसके साथ भी वही रखेगा, उसके भी वही रिस्पेक्ट देगा। ये आपको ऑटोमेटिकली घर से आपको मिल जाती है ट्रेनिंग। बाकी वो अलग बात है, कुछ बच्चों की नेचर अलग होती है, लाइक दो भाई हैं या दो बहनें हैं, दो डिफरेंट भी हो सकती हैं। मतलब लोग कहते हैं बेटी माँ पे जाती है, भाई 5 बेटी हैं, कोई फूफी पे जाएगी, कोई खाला पे, कोई बाप पे जाएगी, कोई किसी पे भी नहीं जाएगी, कोई किसी पे अपने आप पे होगी। हाँ, तो ये है कि मतलब हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी भी होती है, किसी की भी जीवन सीखने का होता है ना, कोई किसी से
जल्दी चीजें सीख लेता है, कोई नहीं सीखता। बिल्कुल ऐसा ही है, पर्सनालिटी क्योंकि माँ बाप का देखें घर माहौल तो ट्रेनिंग सबके लिए एक है ना। हाँ। वो तो सबके लिए एक तो है, किसी का लेकिन ऑरा स्ट्रांग वो क्या होता है, पिक किसी का करता है, नहीं वो होता। दूसरा क्या पिक करता है, और कुछ उसके अंदर अपनी क्या चीजें हैं। ऐसे ही है अपने, जरा आप तो घर पे भी नहीं है ना, आप बाहर भी जा रहे होते हैं, दोस्त भी होते हैं आपके, एनवायरनमेंट होता है, आप उससे सीख रहे होते हैं। मिस मैच शादी कौन सी होती है जो आपने शादियां आप देखी हो जिसके बारे में आप खुद कहते हो कि ये मिस मैच शादी थी? मतलब हम मिस मैच तो नहीं करवाते, हमारे पास असल आप नहीं कराते, कपल्स आते हैं जो मिस मैच होते हैं। हाँ, जो आपको लगता है कि मिस मैच है। मतलब देखिए, पहले जब हमारे दौर से भी थोड़ा पहले के जब शादियां होती थी ना, उस वक्त सिर्फ खानदान में इस खानदान में एक लड़की है, उस खानदान में एक लड़का है, तो बस इनकी शादी करनी है, नहीं देखना दोनों की एजुकेशन में कितना फ़र्क है। लड़का PhD बाहर का पढ़ा हुआ, लड़की ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लड़का 6 फुट से भी लंबा, लड़की की 5 फुट से भी ऊपर हाइट नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी उनकी शादी हो जाती थी। और यकीन करें, इतनी अच्छी निपटी थी, उन्होंने इतने अच्छे बच्चे रेज़ किए, इतने अच्छी बच्चों को एजुकेशन दी, तरबियत दी, घर का माहौल अच्छा रखा, मतलब मिस मैच होने के बावजूद। लेकिन आजकल मिस मैच क्या है शादी, अव्वल तो पहले मानते नहीं है कि एज गैप 2-4 साल से ज़्यादा ना हो, मतलब जो हमारे थ्रू करते हैं, अपने थ्रू अगर अपनी उसे अपनी चॉइस से कोई कर ले तो वो तो 15 साल 20 साल बड़े बंदे से भी कोई कर लेता है, या अपने से 50-60 साल के बंदे कहते हैं जी हमें 20 साल की लड़की मिले, बट वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लोग ऐसी चॉइस मतलब देते भी हैं ना अगर, तो हम इसको फुलफिल नहीं कर सकते। मिस मैच ये होगा कि अगर बच्ची की उम्र बहुत कम है, 20 साल है, 22 साल है, बंदा 50-60 साल का है, ये मिस मैच है। बाज़ औक़ात लड़की शादीशुदा है, डिवोर्स है, विडो है, उसके 2-3 बच्चे हैं, यंग लड़का उससे शादी कर लेता है अपने किसी मुफाद के लिए, या अपनी किसी मतलब जैसे कोई सिटीज़न है ख़ातून, या कोई बड़ी लैंडलॉर्ड बेवा है, उससे शादी कर लेगा कि चलो जी मेरा काम चलता रहे। लेकिन वो एक टाइम तक चलेगा, जो ही वो अपना सेटल हो जाएगा वो उसको छोड़ेगा, अपनी दूसरी शादी करेगा। ये मिसमैच शादी है। दूसरा, ये एक इंतहाई अलमिया के साथ हमारे जो बच्चे यूरोप जाते हैं, यूरोप जाके वो करेंगे किसी ऐसे खातून से शादी को तैयार हो जाएंगे जिसके 2-4 ब्रेकअप, 2-3 डिवोर्स, 1-2 बच्चे, या कुछ भी हुआ, उस उम्र से भी बड़ी हो, उससे शादी को तैयार हो जाएंगे। सिटीजनशिप चाहिए पाकिस्तान में उससे अनमैरिड लड़की चाहिए, शर्मीली लड़की चाहिए। पाकिस्तान में क्राइटेरिया उनका बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यूरोप जाके शादी करने के लिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। क्या ये भी मिसमैच शादी होती है जहाँ पे एक लड़का तालीम याफ्ता नहीं है, ठीक है, वेल ऑफ है, मे बी बिजनेस करता होगा या फैमिली बिजनेस होगा, पर पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ, लेकिन वेल ऑफ है, और ख्वाहिश ये है उसकी और उसकी फैमिली की डॉक्टर बहू चाहिए। अब वो पढ़ी लिखी लड़की लेके तो आप घर आ रहे हैं जो कि करियर फोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड लड़की है, जिसने बहुत मेहनत से ना सिर्फ MBBS बल्कि पार्ट 1 पार्ट 2 स्पेशलाइजेशन की है, बहुत मेहनत की है उसने, और अच्छा खासा उसमें आप आपकी एनर्जी लगी होती है। क्या ये शादी मिसमैच होती है? ऐसी शादी अव्वल तो होगी ही बहुत कम, क्योंकि देखिए एक लड़की डॉक्टर है, उसको डॉक्टर बनने में कितना टाइम, उसका मेहनत अपनी लगती है, उसके घर वालों की कितनी मेहनत और पैसा लगता है। अव्वल तो वो ऐसा रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे नहीं, चले अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया, तो ये मेंटली कंपैटिबिलिटी उनकी कभी नहीं हो सकेगी, क्योंकि लड़की देखिए डॉक्टर है, उसने नाइट कॉल्स भी करनी है, उसकी ऑफ एंड ऑन ड्यूटीज़ भी लगनी है, और उसने खाली MBBS नहीं करना, उसने आगे फर्दर स्टडीज़ अपनी स्पेशलाइजेशन भी करनी है, अपनी वो करनी है, तो उसको वो समझ ही नहीं आएगी ये क्यों ड्यूटियाँ करती है, हर वक्त क्यों इस तरह हॉस्पिटल जाती रहती है, उसको समझ नहीं आएगी। दूसरा, कुछ फैमिलीज हमारे पास ऐसी आती हैं, सारी फैमिली डॉक्टर है, माँ डॉक्टर है, बाप डॉक्टर है, 3-4 बहन भाई सब डॉक्टर है, जो लड़का डॉक्टर नहीं है उसके लिए तो डॉक्टर ही चाहिए। ये देखिए मतलब ताकि हमारी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, तो भाई इसको भी आपने डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, डॉक्टर बनाते तो वो नहीं बन सका, तो उसके लिए डॉक्टर चाहिए कि हमारा वो हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं उसको मैनेज कर लेगी, या ये है कि मतलब सारी फैमिली में डॉक्टर है तो हमारा एक स्टेटस है, तो ऐसा भी होता है। तो कंपैटिबिलिटी देखना बेसिकली वो बहुत ज्यादा ये शादी मिसमैच होती है, ये वाली शादी भी ये वाली शादी भी किसी हद तक मिसमैच है। मतलब बाज़ औक़ात अगर कोई बड़ी वेल ऑफ फैमिली या लड़के का चले एजुकेशन कम है, बिजनेस बड़ा एस्टेब्लिश है, तो पेरेंट्स समटाइम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पता हमारे पास जो आते हैं ना, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो बैंक में है, या चाहे इवन के बिजनेस क्लास, बड़े फेमस यहाँ के पिंड इस्लामाबाद के बिजनेसमैन है, मतलब उनके बच्चों की एजुकेशन बड़ी कम है, बट वो उनकी डिमांड डॉक्टर की है। ओके, अच्छा, डिमांड पूरी हो गई है उनकी? हाँ, चंद की तो हो गई है वैसे चंद की तो हो गई है। फिर वो होता है ना मिडिल क्लास घराने की जो मतलब थोड़ी फैमिलीज होती हैं, तो वो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को कि चले फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या मतलब स्टेटस एक मिल जाता है। सही।
काफ़ी केसेस हमने सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड होते हुए देखे हैं जिसमें लड़कियां फ्रॉड निकलती हैं, जिस तरह शादी कर ली उसमें ये कि हक महर भी ले लिया, गोल्ड भी ले लिया काफ़ी सारी, और उसके बाद वो सारी चीज़ें लेके, क्योंकि शादी हो रही है तो वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं और ऑब्वियसली पूरी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व है ना उसके अंदर, और नहीं पता चल रहा होता, वो इतनी प्लांटेड चीज़ें होती हैं कि बाज़-औक़ात मतलब बड़े से बड़ा बंदा आप अगर कहें ना तो वो धोखा खा जाता है। तो वही होता है कि जी सुबह उठे और लड़की सारा गोल्ड सब चीजें लेकर भाग गई। अच्छा, वैसे मैं बताऊं ये चीजें मूवीज और ड्रामोस में होती हैं, आम रूटीन में ऐसा मतलब बहुत कम, मतलब क्योंकि जो हमारे पास आते हैं ना मतलब प्रॉपर फैमिलीज होती हैं, मतलब हमारी उनसे बात होती रहती है, सब आते होंगे। मेरा सवाल ये है कि मैंने रिसेंटली मैंने केस देखा इस तरह का, और ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं सोशल मीडिया पे, हम काफी हाईलाइट करते हुए चीजें देखते हैं। एज अ मैच मेकर आप क्या एडवाइस देंगी कि ऐसा धोखा किसी के साथ ना हो ऐसा बिल्कुल, और बिल्कुल। किस तरह से आप छानबीन कर सकती हैं, क्योंकि ये इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं कि आपको नहीं पता चलता। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात अगर वो मतलब शादी करके अगले दिन गायब हो जाते हैं तो सबसे पहले तो देखें इस घर में ये लोग कितने अरसे से रह रहे हैं। अगर तो रिसेंटली चंद महीने या एक आधा साल पहले शिफ्ट हुए हैं तो पहले आप ये सारी तहकीक करें कि ये पहले कहाँ रह रहे थे, पहले क्या इनका सिस्टम था। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है तो आप देखिए, मैं कहती हूँ आपने बेटी देनी है, आपका फुल राइट है, बेटे वालों का भी, खाली बेटी का नहीं, दोनों का राइट है। दोनों तरफ से हर तरह से तसल्ली करें, हर तरह से वेरिफिकेशन करें, सेटिस्फाइड हो तो आगे बात करें। और अगर कोई नए नए शिफ्ट हुए ना किसी भी इलाके में, उनकी तो ज़रूर इंक्वायरी करें। लोग मतलब ये घर बदला नई जगह पे शादी की, घर बदला नई जगह पे शादी की, इस तरह तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो फिर लोगों की अपनी बेवकूफ़ी है। और इसमें आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट, देखिए बच्चों के मामले में आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। जी उन्होंने कह दिया घर अपना है तो हम रह रहे हैं, नहीं, आप पता करें। अगर आपको जरा भी डाउट है उनके रिश्तेदारों को मिले, उनकी फैमिली फ्रेंड्स को मिले, उनसे, और जल्दी ना करें, हाँ रिश्ता करें, उनके अपने रिश्तेदारों से, उनकी अपनी फैमिली से कैसे टर्म्स हैं। लड़की का झुकाव अपने ननिहाल की तरफ ज्यादा है, ददियाल की तरफ ज्यादा है। आप फैमिली में किसी भी रिश्ता करते हैं तो आप ये देखें, मतलब आगे जो आपकी बच्ची आएगी वो देखिए कि मेरी माँ ने तो सारी उम्र अपने बहनों को और भाइयों को और मेरे नानकों को तरजीह दी है। अगर ससुराल का पता ही नहीं है, मतलब दादा दादी हैं या वो चाचू और फूफो जो भी होते हैं, उनका तो कहीं फैमिली में जिक्र ही नहीं है, तो बच्ची ने अल्टीमेटली यही समझना कि ननिहाली सब कुछ होता है। अच्छा, इसमें भी आपकी फैमिली में ही चलेगी। ये भी तो हो सकता है समटाइम्स के देखें, आप जिस शहर में रहते हैं हो सकता है वहाँ पे आपका नाम का ज्यादा हो या हो सकता है आपका ज्यादा हो, तो नेचुरली झुकाव हो जाता है उस तरफ पे। लेकिन देखिए जिक्र होता है, कोई बातें होती हैं, आना जाना होता है, कोई ओकेजन हो रहा है, छोटा एंगेजमेंट है, दुआए खैर है, कुछ भी है, तो आपकी फैमिली तो दोनों की आनी चाहिए ना। अक्सर जी देखने जा रहे हैं, सिर्फ जी मामे साथ जा रहे हैं, हर जगह पे वो हो रहा है, तो ये चीज़ें फिर अलार्मिंग होती हैं। अच्छा, ऐसे में ये जो सबीन की बात भी थी ना, क्योंकि देखें आजकल ये होता है कि ऑनलाइन रिश्ते भी हो रहे होते हैं ना, फेसबुक पे भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम देखते हैं, ऐप्स आ गए। जो आपने इनिशियली बात की ना, बस पिक्चर जा रही है, प्रोफाइल जा रही होती है, अब वो जी पूरी पूरी पोस्ट जा रही होती है, उसमें लिखा होता है आपकी सारी डिटेल्स, सारी अच्छी बातें लिखी होती है। ये बड़ा मेरा कंसर्न होता है कि मैं सोचता हूँ इतनी अच्छी बातें हैं तो रिश्ता क्यों नहीं हुआ 40 साल की उम्र में। सो वो सारी अच्छी बातें लिखी होती हैं और समहाउ लोग, ये नजर मेरी से भी गुजरता है। लेकिन मैं बताऊं, देखिए हम लोग तो मतलब हर फैमिली से, देखें मेरा कहीं पे भी एड्रेस नहीं होता। मुझे जो भी कांटेक्ट करता है मेरी पहले फ़ोन पे बात होती है। मुझे लगता है कि ये फैमिली ठीक है या लोग ठीक है तो मैं उन्हें डील करती हूँ। अदरवाइज़ आप यकीन करें, दिन में 50% लोगों को मैं सॉरी करती हूँ, सॉरी आपको मैं डील नहीं कर सकती, आप कहीं और रब्ता करें। क्योंकि मुझे पता है मैंने एक अपनी क्लाइंटेज, एक मैंने अपनी क्लास रखी हुई है, मैं सिर्फ उसी क्लास को डील करती हूँ। तो ये जो बात आती है ना कि जी पिक्चर प्रोफाइल की खाली एप्स बनी हुई है, उसमें तो आपको किसी का नहीं पता चलता, पता नहीं चलता। और इसमें वाकई मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें वो मतलब इशूज आ जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा जिस तरह डॉक्टर बहू की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें लड़कों के कौन से ऐसे प्रोफेशन है जिसमें बहुत डिमांड है, या फॉर दैट मैटर किस प्रोफेशन के लड़के का रिश्ता कराना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है? लड़कों की तो माशाल्लाह वैसे ज़्यादा डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्मी है, अब्रॉड के बच्चे हैं, मतलब ये मेन बच्चों के, वो लड़कों के बड़े चॉइसेस हैं। लड़कियों का जो है ना डॉक्टर का सबसे ज़्यादा इशू है। अच्छा, लास्टली अगर शादी के बाद बिलखुसूस अगर आपको ये महसूस हो या आपके सामने चीज़ें कुछ ऐसी आएँ कि लड़का ठीक नहीं है, किसी भी तरह से हो सकता है, कैरेक्टर से मुतालिक भी हो सकता है, कोई और इशू निकल सकता है, उस वक्त लड़कियों को, लड़की के घर वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, लड़का ठीक नहीं है, इसमें ये तो एक होता है कि उसे कोई फिजिकल इशू है, मेडिकल इशू है, उस पे आप कंप्रोमाइज़ मत करें, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना बड़े एब्यूसिव होते हैं और आपको टॉर्चर करते हैं। ठीक है।
इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप पे टॉर्चर करेंगे या अब्यूज़ करेंगे, दूसरा एक्स्ट्रा या लाइट होंगे, सॉफ्ट होंगे कि उनमें अंदर जो कमी है हम उसको पूरा करने के लिए हम माहौल अच्छा रखें, सेटिंग अच्छी रखें, एक ये सूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर ये एब्यूसिव और इस तरह के होते हैं। अगर कोई मेडिकल इशू है तो आप अपनी ज़िंदगी बच्ची की बर्बाद मत करें, आप उससे सेपरेट हो जाएं और उसे ख़त्म कर दें। आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर एक्चुअली। कैरेक्टर का ये है कि थोड़ा आप उसे टाइम दे दें, मतलब फ़ौरन ज़ाहिर है बच्चे देखें, यंग लड़कों की शादी होती है, शादी से पहले हैंकियाँ पैंकियाँ लड़के करते हैं, मतलब अगर तो सुधर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आप क्यों शर्मा गए हैं? नहीं, हम इसे नॉर्मलाइज क्यों करते हैं इन चीज़ों को? नहीं देखिए, ठीक है, मैं वो कहती हूँ जो शादी से पहले उसका हो गया सो हो गया, फॉरगिव अबाउट दैट, उसको आप भूल जाएं, छोड़ दें। हाँ, शादी के बाद करें, उसे आहिस्ता आहिस्ता, लड़की का काम है, ससुराल वालों का काम है, उसे पोलाइटली हैंडल करके कोशिश करें सीधे रास्ते पे आ जाए। लेकिन अगर फिर भी ना आए, ये चीज़ें रहें, तो फिर बड़ों को इन्वॉल्व करके बात को देखा जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। या अगर आपको लगता है कोई साइकोलॉजिकल इशू तो आप इसका इलाज करें। हाँ, साइकोलॉजिकल इशू है तो, ये भी ज़रा एक इशू है। कोई मेडिकल अगर इस तरह के इश्यूज हैं, अगर वो ट्रीटेबल हैं और ही इज़ विलिंग टू ट्रीट, मतलब अपने आप को करना चाह रहा है, इलाज करना है। सम टाइम लड़के होते हैं इलाज नहीं करवाते, मोस्टली नहीं करवाते कि अपनी वो उन्हें फील होती है कि हमारी इंसल्ट हो रही है कि हम इलाज कराएं। अगर वो विलिंग नहीं है तो उसको फिर आप आगे ना करें। अगर कैरेक्टर का इशू होता है तो आई थिंक वो लड़कियों को बहुत बेहतर पता है कि कैसे हाँ, लड़कियां हैंडल कर लेती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अगर किसी की बच्ची को अपने घर लेकर आ रहे हैं, कोई लड़की सब कुछ छोड़ के अपने घर वालों को छोड़ के जो है वो आपके घर आ रही है और एक रिश्ते में बंध रही है, तो उसमें किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से आप हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट लॉयल्टी इज समथिंग, शेयरिंग नहीं बर्दाश्त कर सकते, लॉयल्टी इज समथिंग जिस पे जीरो टॉलरेंस जो है वो होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं लेके आ रहे। अगर आपको पता है शादी से पहले कि आपका बेटा इस तरीके से इन्वॉल्व है कहीं और, या वो नहीं सुधर सकता, तो ये मत कहें कि शादी होगी तो सुधर जाएगा। ये सबसे गलत अप्रोच है, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट नहीं लेके आ रहे। पेरेंट्स को बिल्कुल पता होता है कि लड़के में क्या खराबी है, क्या कमी है, उसे क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है। शादी के बाद ठीक हो जाएगा। भाई दूसरों की बेटी आप उसका इलाज के लिए तो नहीं लेके आ रहे ना। और ये दोनों तरफ से हो सकता है, समटाइम इशू खातून की तरफ भी हो सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि चीज़ें क्लैरिटी के साथ हों और एक मैच्योर अप्रोच के साथ कि नहीं, अगर वो हल हो सकता है इशू, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट कि वो कहीं इन्वॉल्व होगा या होगी, कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं जो हमारे माशरे में हम देखते हैं। इट कुड बी ड्रग्स, इट कुड बी एनीथिंग एक्चुअली। सो कैसे आपने उससे निकलना है और कैसे अपने उस रिश्ते को इंपॉर्टेंस देनी है, उसमें इन्वेस्ट करना है, उसको बेहतर करना है। हाँ, जब आपको लगे कि नहीं ये हमारे रेड लाइन है, वो क्रॉस हो चुकी है, तो वो फिर ज़ाहिर है आपके इस चीज़ सामने सारी ऑप्शंस होती हैं। मिस्टर राजा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स सो ग्रेट टू हैव यू। और बड़ा ज़रूरी होता है कि जो एक इंस्टीट्यूशन है मैरिज, इस पर हम इसलिए ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ताकि हम एक बात, दो बात, तीन बात सीखें, इसको और बेहतर कर सकें और अपने आसपास जहां हमें इशू नजर आए हम अपना रोल प्ले कर सकें कि कैसे हमने चीज़ों को बेहतर करना है, कैसे एक घर के अंदर एक अच्छे माहौल को हमने परवान चढ़ाना है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि
कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब हम बात करेंगे एक आर्टिस्ट की, म्यूजिशियन की, और किस तरह से ज़बरदस्त अंदाज से वो पंजाबी म्यूज़िक को लेकर आगे गए। उसको कल्चर के तौर पे हम देखें, फॉर दैट मैटर हम कोलैबोरेशंस के पर्सपेक्टिव से समझें। ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग वर्क। और उस सब के साथ वो जो उनका एक अटायर है, वो जो उनकी एक एनर्जी है, वो जो एक वाइब है, वो जो एक ऑरा है, दैट इज़ अमेजिंग। हम बात करें नसीर अहमद ख्वाजा की, और आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन इससे पहले कि आपकी मुलाकात कराएं, क्यों ना हम उनका एक गाना जट एंड जट्टी सुनते हैं। चलें जी, सुनते हैं।
क्या बात है। अच्छा गाना ऐसा, उसकी वाइब ऐसे कि एनर्जी आपने देखी है? बैठे बैठे भंगड़े का दिल करता है। वही बता रही हूँ कि एक एनर्जी की बात होती है। जब पंजाबी आप म्यूजिक की बात करते हैं ना, तो उसमें वो पैशन दिखना चाहिए, वो एनर्जी दिखनी चाहिए कि हर शादी में जो है ना वो पंजाबी गाना वैसे ही बज रहा होता है। ऐसे ही वो है। एक अंदर से फील आ रही होती है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जी नसीर अहमद ख्वाजा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खारा साहब क्या बात है। वाओ। अच्छा क्या आउटफिट है, कैसे ये स्टाइल कैसे आपने सोचा कि मैं इसको ऑप्ट करूं? पाकिस्तान के अंदर आपको पता सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्टाइल नहीं आ रहा। कम से कम जो हमारे आर्टिस्ट हैं, तो ये जो वार्डरोब होते हैं इसके अंदर एक वाइब्स भी निकलती है, तो उससे लोगों में ना वाइब्स बहुत अच्छी जाती है। जैसे भी मैं पहन के वहाँ देखें वाइब्स आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत मजे की वाइब आ रही है। अच्छा ये जो जट एंड जट्टी, ये आपने शूट कहाँ किया है? शूटिंग हुई है लाहौर में। ये पप्पू सम्राट साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर जो हैं, उन्होंने उसको कोरियोग्राफ किया है। और जो हमारी जट्टी है वो पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त हमारी एक्ट्रेस हैं दीदार मुल्तानी की। बिल्कुल। तो फिर हमने किया, उसके साथ परफॉर्मेंस की, और इस गाने ने पाकिस्तान के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि कम से कम आप गाने प्राइवेट एल्बम के इस तरह होने चाहिए। क्या बात है। यानी अब हमें शादियों में, वैसे भी शादी सीजन है, ये नजर आएगा जी गाना, इस पे होगा भंगड़ा। मैं ऐसा भंगड़ा होगा जी, आप देखें। आपके हर गाने पे ऐसा भंगड़ा होता है कि असल में मैं पहला आर्टिस्ट हूँ जिसने ये वाला जो ट्रेंड है ना वो लेके आया कि एक प्राइवेट एल्बम के अंदर आर्टिस्ट परफॉर्म भी कर रहा है, गाना भी कर रहा है, डांस भी कर रहा है, और आगे पीछे लड़कियाँ लड़के, जैसे वो एक इंटरनेशनली होता है, तो वो अल्लाह ने किया काफी से। अच्छा चलिए, वैसे गाने का तो एक तरह से गॉड गिफ्टेड है कि, लेकिन ऑब्वियसली आवाज़ को निखारना अपनी जगह। ये भंगड़े की ओवरऑल जो सॉन्ग को जिस तरीके से पिक्चराइज किया जाता है, उसमें कितनी मेहनत, कितना टाइम दरकार होता है? देखिए भंगड़ा जो है ना, लोग कहते हैं जी भंगड़ा, लेकिन भंगड़े का एक अलग फॉर्मेट है। भंगड़ा जब आप कहेंगे ना, तो उसके अंदर सबसे पहले एक भंगड़े की ना आपके जहन में किसी वार्डरोब कैसा होगा भंगड़े का, डेफिनेटली ऐसे होगा, हाथों में डंडे होंगे और लड़कियां लड़के परफॉर्म करेंगे धोतियां लाचे पहन के। तो ये तो सबसे पहले भंगड़े का सबसे पहले ये है। पेंटे पहन के भंगड़ा नहीं होता। मैं आपको सीधा बताऊं। सुन ले। थैंक यू वेरी मच, आपने कहा, वरना मैं भंगड़ा डाल देता। ये भंगड़ा आपको डलवाएंगे वो। एग्जैक्टली मैं यही कहने लगी थी कि मजबूरी हो तो वो तो प्रॉपर उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये मैं प्रॉपर की बात कर रहा हूँ। भंगड़ा तो आप कैसे भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर जो आपके लिए जज्बा चाहिए। हाँ, आपकी जो को आर्टिस्ट है आपके साथ, वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है। ये भंगड़ा जो कम से कम है ना, आप खड़े होकर भंगड़ा नहीं कर सकते, आपको परफॉर्म स्टेप जो आगे करने पड़ेंगे। सही बात है, मूवमेंट को भंगड़ा कहते हैं। ये बात चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल। और भंगड़े का एक स्टाइल है, हाथों का स्टाइल, पाँव का स्टाइल, उसके साथ उसके अगर आप प्रॉप्स यूज कर रहे हैं उसका स्टाइल। जैसे मैंने प्रॉप्स पहने में ओके आपने बहुत प्यारे प्रॉप्स पहने में। डेफिनेटली हम इस वक्त प्रॉपलेस हैं। थैंक यू। क्या करें, अब मैच तुम कर नहीं सकते वो एनर्जी, बट विल ट्राई कि उसमें हम जरा रन जाएं। अच्छा लेकिन जरा पहला गाना सुनते हैं, मेरा ख्याल है। ओके गाना सुनते हैं, शुएब का भंगड़ा देखते हैं। अब चूंकि कह दिया आपने, तो मेरा ख्याल सर फिर भंगड़े की तरफ बढ़ते हैं। मैदान आपका है, मैं आपका साथ देने की कोशिश करूंगा। बस कोशिश अच्छी होनी चाहिए। बस सर सब कुछ मिला, अच्छा को एंकर और को स्टार ना मिला, अब क्या कर सकते हैं। वहाँ पे तो मेरे साथ को स्टार की आप बात करें, स्टार इस वक्त आपके साथ खड़े हैं। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा को स्टार। मन गांदे नाल जंट टुरदा सी, उठिया न गया हुण कल दा। हो मन गांदे नाल जंट टुरदा सी, उठिया न गया हुण कल दा। तेरी अख कोलों बच के ते लग गया सी, तेरी अख कोलों बच के ते लंघ गया सी। मार गया टोया तेरी गल दा, तेरी अख कोलों बच के ते लंघ गया सी। मार गया टोया तेरी गल दा। हो मन गांदे नाल जट टुरदा सी, उठिया न गया हुण कल दा। तेरी झांझरां दे बोल कोई पड़ गया जादू मेरे सिर चढ़ के। हो दिल कर बैठा रवा सारा दिन जाने तेरी बाँ फड़ के। हो रोग लगे आए केड़ा साडे दिल नू, हो रोग लगे आए केड़ा साडे दिल नू। ऐसे गल दा ते पता नहीं हो चलदा, तेरी अख
शहर नी कराची विच कर्फ्यू लवाया तेरे गोरे रंग ने हो विच अखबारा बिलो खबरां लवाया तेरे सूट तंग ने हो रख मुखड़े नु टक के नी सोनिए रख मुखड़े नु टक के नी सोनिए शहर इश्क तेरे च पिया बलदा तेरी अख कोल बच के ते लंघ गया सी मार गया टोया तेरी गल दा हो मन कांड नाल जट टुरदा सी उठिया नी गया हुण कल दा केड़े थाने विच रपटी लिखाइए बलिए तू जेड़ा दिल लुटिया तेरे चेहरे दी समाइल सब दस गई जदू मैं तेरा हाथ कुटिया हुण खाजा सारे काम कर छड़ के हुण खाजा सारे काम कर छड़ के एवें नहीं हो रहा तेरी मलदा तेरी अख कोल बच के ते लंघ गया सी मार गया टोया तेरी गल दा हो मन कांड नाल जट टुरदा सी उठिया नी गया हुण कल दा क्या बात है सर, आपके- जबरदस्त। देख लिया आपने डांस किया कि नहीं किया मुझसे करवाया गया है, लेकिन आपके गाने के तो चले ऑलरेडी फुल मार्क्स है शोएब। मुझे भी 2 के नंबर दे दो वो टाई नंबर मेरे भी पा दियो विच हुन टाई दे बंदे ने मेरे के नहीं बंदे मैं कह रहा 2.5 पाओ जी अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा हौसला करते हैं क्योंकि सांस वांस लेके अगला गाना भी है ना और उसके बाद अगला गाना ऑल भी द है। बेस्ट So, ऑल द बेस्ट जी ऑल द बेस्ट गुड लक इस दफा आप भी आपको भी कराते हैं इस हल्का बार सा हल्का सुखी सा करें ना। हल्का सा मैं हल्का सिर्फ मैं सिर्फ ये बात मैं कर रही हूँ- क्या मैं क्या दोनों खड़े होंगे हल्का सा करें। बिल्कुल ठीक है सर बिल्कुल हल्का सा मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल हल्का सा कोई पौने 2 नंबर इधर भी जाए ना नहीं ज्यादा नहीं कराएंगे कि ऐसे से करेंगे बस सर ये आपने करवा लिया तो मैं आपको मान जाऊंगा मैं क्या तो सर आपको नहीं करवाया सर ये जरा आसान काम था एक होता है इम्पॉसिबल एक होता है डिसपॉसिबल हाँ ये बात सही है डिस्पोसिबल ये डिसपॉसिबल तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा वैसे ये वाकई एक वाइब एक एनर्जी है जो थ्रू आउट देखें पंजाबी म्यूजिक की अगर बात करें यहाँ पे जितने लोग कैमरे थे के पीछे शानी में डांस वो कर रहे थे अच्छा डेफिनेटली वो जो कर रहे थे वो डांस था जो मैंने किया वो भी तो वही था आपने बहुत अच्छा डांस किया बाय द वे बहुत अच्छा बना था कितने नंबर देंगे आप इनको इनको नंबर सारे नंबर ही नहीं किए मैं तो बस वैसे नहीं, मेरी तो गाड़ी भी बगैर नंबर के आई हुई ये गलत बात है गाड़ी बगैर नंबर के नाले नहीं लिया ना प्लीज अच्छा फिर ठीक है देखिए बात ये होती है ये माहौल के ऊपर देखिए जैसा माहौल हुआ है वैसे ही सारी चीजें बनना शुरू हो और फिर सब एंजॉय करते हैं देखिए यही मैं कहता हूँ वो कहना जैसा देश वैसा बेस जैसे आगे तो और बड़ी मिसालें हैं लेकिन बात यह है कि होता भी ऐसे ही है अच्छा जब कॉन्सर्ट्स करते हैं आप तो तब भी क्या इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर मुझे होगा कि स्टेज पे भी चढ़ते होंगे और ऐसे फिर आप बताएं अभी लास्ट मैंने जो फेम फेस्टिवल हुआ फैम फेस्टिवल उसमें भी मैंने यही पहना हुआ था ओके वो जब स्टेज पे गए उसकी वाइब्स ही ऐसी शुरू हो गई लोगों ने खुद ही भंगड़ा शुरू कर दिया जैसे मैंने स्टार्ट you किया can't stop yourself वो हाँ actually. वो स्टार्ट हो गया है भंगड़ा खुद ब खुद ही आई मीन वो जो म्यूजिक है ना आपके अंदर कुछ आप भी आ स्टॉप हो जाता रहे है। थे तो दैट वाज गुड नहीं मैं तो एंजॉय करता हूं आई मीन वो तो एक ऑन लाइटर हाँ, में बात करता नहीं, मैं मैं तो सही एंजॉय बात करता कर मैं रही हूँ। शादी में भंगड़ा डालता हूं मैं हाँ। मैंने अपनी शादी में भंगड़ा आपने डाला मेरी है शादी में भी भंगड़ा डाला था हाँ तो मैं एंजॉय करता हूँ आई जस्ट लव दिस म्यूजिक और भंगड़ा जब हो तो फिर वैसे ही बंदा बहुत एंजॉय कर रहा होता है हाँ Exactly. थोड़ा मैं फंसा हुआ था इस कोर्ट में जकड़ा हुआ था इसलिए खुल के नहीं मैंने भंगड़ा डाला नहीं आप आगे काफी खुल रहे थे लेकिन मैंने आपको थोड़ा इतना खुले ना खुले ये ना कोर्ट से बाहर निकले जगह भी थोड़ी कम थी ना हाँ जगह का मसला भंगड़े में यू नीड मोर स्पेस डेफिनेटली ये किसी वकी ने पान देनी ना ऐसे ही भंगड़ों में ये होता है कभी पाँव ऊपर आ जाता है किसी के ऐसे ही है सबसे अच्छा क्राउड कहाँ मिला आपको क्राउड तो मैंने जब इंटरनेशनली टूर्स किए ना यूके में मैंने बड़े अच्छे क्राउड के सामने टर्की में दुबई में बहुत सारे जब आप इंटरनेशनली जाते हैं ना तो डेफिनेटली क्राउड आपके मुल्क का क्राउड होता है वो आपको वैसे भी पसंद कर रहा होता है तो बहुत सारा अभी लास्ट मैंने जो फैम फेस्टिवल किया है उसके अंदर बहुत अच्छा क्राउड था ओके कोक फेस्टिवल मैंने किए हैं माशाल्लाह सोल फेस्टिवल किए हैं मैंने सारे पाकिस्तान के जो बड़े फेस्टिवल है ना तो उसके अंदर डेफिनेटली क्राउड आया होता है और उसको सबसे ज़रूरी मैं ये समझता हूँ आर्टिस्ट कोई भी आर्टिस्ट हो वो क्राउड को पुल अप करेगा ना तो तब मजा आता है ऐसे ही है और शादियों पे तो बड़ी डिमांड होती होगी डेफिनेटली मेहंदी पे प्रॉपर
डेफिनेटली शादी होती वो जो है कि भंगड़ा। एंजॉय के लिए होती है। तो Exactly. लोग जो हैं ट्रेंड भी बहुत है ना कि वो यू नो नॉट जस्ट म्यूजिक, वो लाइव सिंगर, वो जो आप concept शादियां था। देखें कितनी कोरियोग्राफ हो रही हैं, कोरियोग्राफर्स को बुला के पूरी पूरा शादी पूरा को उसका एक सेकंड जो है एक कोरियोग्राफ हो second रहा जो है वो होता है। choreograph- तो सर अपनी ज्वेलरी के बारे में बताएं, कैसे ये सिलेक्ट करते हैं ओवरऑल, कौन आपकी स्टाइलिंग करता है, क्या कोई स्पेशल स्टाइलिस्ट रखा है या खुद से अपने स्टाइल? नहीं वार्डरोब इसके देखें, वार्डरोब बताना पड़ता है, डिजाइनर को बताना पड़ता है। हाँ, ये जो बाकी जो प्रॉप्स हैं ये मैं खुद ही लेता हूँ, मुझे पता होता है कि यार मैंने ये प्रॉप्स कैसे यूज करने हैं। कम से कम आर्टिस्ट को खुद भी तो पता होना चाहिए ना। अंगूठियां बड़ी खास लग रही हैं कोई। हाँ, तो डेफिनेटली वो उसके साथ मैच करेंगी ना आपको, जो भी चीजें होंगी। अभी तो काफी चीजें छोड़ के आए हूँ बाहर। अच्छा, आर्टिस्ट भी पूरी दुल्हन की तरह तैयार होता है। ये देखे ना कितनी चीजें जाहिर है, और डेफिनेटली आप देखें कहाँ से लेके कहाँ तक आपने मैचिंग करनी होती है बैलेंस के साथ। और यकीन करें बाय गॉड, ये इतने महंगे लोग समझते हैं यार ये बड़े लड़कियों से ज्यादा महंगी है। फॉर श्योर बने होंगे यू नो, लड़कियां भी लेती हैं लेकिन फैब्रिक और सारा कुछ, स्पेशली पगड़ी बहुत प्यारी, बहुत महंगा ये वार्डरोब होता है। जितने गाने अभी तक हैं, सिंगर्स जितने भी हैं जो कि पंजाबी सॉन्ग्स गाते हैं, उनमें आपके इंस्पिरेशन कौन है? सबसे ज्यादा आपको कौन पसंद? मेरे अपने उस्ताद जी, मैं बग्गा जी का शागिर्द हूँ, सारिली बग्गा साहब का। मैं उनका गंडाबान शागिर्द हूँ। क्या बात। तो बग्गा साहब, आपको पता है बग्गा जी ने कितने अच्छे गाने गाए, नो डाउट। वो एक पाकिस्तान के ऐसा आर्टिस्ट है जो इंटरनेशनली भी, बाकी आतिफ भाई मुझे बहुत पसंद है, राहत साहब, ये हमारा प्राउड है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जब देखें इंटरनेशनली जब आपके आर्टिस्टों का नाम आता है, इसका मतलब है पाकिस्तान का नाम आया है। जैसे राइजिंग पाकिस्तान है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ना सारा कुछ, हमारा सारा कुछ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे है। जब भी हम कहीं जाते हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है। एब्सोल्युटली। और हमारा जो तन मन है वो पाकिस्तान के ऊपर है। सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले। आप बाहर भी जाएंगे तो देखिए आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर है ही पाकिस्तान है। हमारी इज्जत आन बान शान, आप यकीन करें मैं जब भी कहीं जाता हूँ, वापस जब आता हूँ तो एयरपोर्ट पे शुक्र करता हूँ अल्लाह का, या अल्लाह मैं अपने मुल्क में हूँ। इतना कूल मतलब लगता है जब वापस आते हैं, वो एक घर की फीलिंग आती है ना। वहाँ पे तो काम करने जाते हैं, घर तो यही है। हाँ जी। सिंगर ऐसा कौन सा जो आपकी ख्वाहिश है कोलैबोरेशन जिसके साथ करना चाहते हैं? दिलजीत दोसांझ के साथ। देखिए मैंने वार्डरोब उसी तरह पहना है, उसकी तरह, वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो भी, उसने भी मेरी तरह स्ट्रगल की है। देखें आर्टिस्ट, मैंने भी स्ट्रगल की है और स्ट्रगल कर भी रहा हूँ। अभी के जितनी अच्छी वीडियो, जितने अच्छे गाने मैंने पाकिस्तान में किए, किसी आर्टिस्ट ने नहीं किए। ये वाले जो आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट तो बड़े हैं ना, जैसे आतिफ भाई हो गए, बग्गा जी हो गए, तो बड़े आर्टिस्ट हैं। कुछ नीचे आर्टिस्ट होते हैं लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमारे उस्ताद जी कहते थे कि आर्टिस्ट वही होता है जो स्ट्रगल करता रहे, और थ्रू आउट स्ट्रगल, हर वक्त स्ट्रगल में रहे आप। ये नहीं कि आपके 2-4 गाने हिट हो गए, जैसे होते हैं कोई टिकटॉक पे हिट हो गया, ये हो गया, वो आप देखें 3 दिन के बाद वो फारिग हुए होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन सोशल मीडिया क्या कोई चैलेंज बन चुका है अभी आज के सिंगर के लिहाज से अगर देखा जाए? बिकॉज उसी टाइम पे आपको क्रिटिसिज्म भी आ जाएगा, फीडबैक बेसिकली अगर हो वो आपको लाइव फीडबैक वहाँ पे मिल रहा होता है। देखिए आर्टिस्ट के लिए ये जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है ना, अगर उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जैसे टिकटॉक है, डेफिनेटली वो सारी दुनिया देख लेती है। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म। हाँ, प्लेटफॉर्म तो बड़े हैं ना, वो कहते हैं छोटे माचिस में बड़ा धमाका, मतलब थोड़ी जी फॉर्मेट के ऊपर एक धमाका हो सकता है, आपका गाना वायरल होता है, लेकिन फिर भी आपको गाने अच्छे, ये नहीं कि आप टिकटॉक पे बड़े हिट हैं तो यहाँ पे देखें, ये जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जैसे अभी भी मैंने परफॉर्म किया, ये बड़ी ज़रूरी है। सही बात है कि आप टिकटॉक पे हिट हैं, इंस्टाग्राम पे आपके पता नहीं कितने फॉलोअर हो, जब आप ग्राउंड पे आए हैं तो आप हीरो हैं। ऐसे नहीं हो सकता। और बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे अपने फॉलोअर्स की बात है कि हम अक्सर ये देखते हैं, वो किसी भी आर्ट फॉर्म में हम देखते हैं कि जहाँ पे इंस्टा पे फॉलोइंग हो या टिकटॉक पे हो, लेकिन जब आप सिनेमा में या स्टेज पे या कॉन्सर्ट पे ऐसी जगह पे, वहाँ पे वो ट्रांसलेट नहीं होता। सर वो आप, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने भी काफ़ी टिकटॉकर्स के साथ, मैं तो खैर मैंने काम नहीं किया, मेरे को 60-70 गाने रिलीज़ हैं सब आर्टिस्टों के साथ। मतलब मैंने खुशबू जी के साथ काम किया है, मैंने ज़ारा शेख के साथ किया है, मैंने जिया अली के साथ काम किया है, मतलब बड़ी स्टार्स के साथ मेरे गानों में वो आए हैं। तो उनके काम करने से मेरा काम भी अच्छा हुआ है क्योंकि उनको काम आता था। मैंने जिया अली के साथ एक बड़ा सीरियसली मैंने एक गाना किया है, जब वो आई हैं, कितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं जिया अली, तो उनके साथ जब मैंने शुरू किया तो वो माशाल्लाह वो मुझे लेके साथ चली, खालिद साहब ऐसे करें तो अच्छा लगा मुझे। ये नहीं कि जो मैं कॉन्सेप्ट लेके गया हूँ वही करना है। अभी जो मेरे जो अभी गाने आने वाले हैं वो आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। कब आ रहे हैं नए गाने? एक गाना तो रिलीज हो गया, हमने अभी तो ईद पे रिलीज हुआ। हाँ, 8 गानों का एल्बम किया है। कोलैबोरेशंस का एक मसला है, जो हमारी जो फीमेल आर्टिस्ट है ना, अगर मैंने किसी के साथ गाना गाना है, किसी के साथ, वो पैसे इतनी मांगती हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप। मतलब रिसेंटली मैंने एक गाना था, तो हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नाम ले लें, इट्स फाइन। उनको मैंने कहा, सुने आगे आगे कहेंगे तो फिर ना, तो मैंने कहा जी ये गाना गाना है आपके साथ, तो
कहती है मैंने 3 मिलियन लेने हैं पैसे, 30 लाख रुपया। ठीक है। तो मैंने कहा जी उतने में तो बंदे की शादी हो जाती है जी। हमने गाना गाना है, शादी करनी है। ये कौन थी? तो छोड़ेंगे आप, रहने दें। 30 लाख, वैसे देखिए, मैं 30 लाख रुपया एक ह्यूज अमाउंट। 30 लाख रुपया किस आर्टिस्ट के पास होगा? वो किसी आर्टिस्ट से गाना गवाएगा। वही हमने जब इंटरनेशनली किसी आर्टिस्ट को कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं गा देती हूँ, एक नॉमिनल चार्ज उसने मांगे। और अच्छा, नहीं मैं इस वजह से आपसे इस नाम के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ, क्योंकि देखिए जब एक बड़ा नाम होता है ना, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपना करियर बनाने में उनकी एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है, और उसके बाद जाहिर है वो एक चार्ज कर रहे होते अपनी मेहनत के, एंड देन जब उनकी प्रेजेंस हो जाती है उस वीडियो में, उस गाने में, तो वो फिर आप उससे डबल कमाते भी तो है ना। नहीं, तो ये भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये एक प्राइवेट एल्बम के लिए देखें, अगर तो वो किसी बट गाना हिट नहीं होता अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट उस गाने में ऐड हो जाए। कितना पैसा यूट्यूब से आप कमा लेंगे? 30 लाख कमा लेंगे आप? कभी भी नहीं कमा सकते आप। अच्छा, नहीं, देखिए आपके पीछे कोई कंपनी खड़ी हो ना स्पॉन्सर्ड के ऊपर, फिर तो बात बनती है। वो उनको पैसे दे रही है, आप एक आर्टिस्ट कैसे, मैं किसी को 30 लाख रुपया कैसे दे सकता हूँ? फिर अगर मैंने 30 लाख रुपया उसको दिया, फिर मैंने वीडियो करनी है, फिर मैंने ऑडियो करनी है, वो एक गाना 50 लाख रुपए में पड़ता है। 50 लाख आप कैसे पूरा कर सकते हैं यूट्यूब से? नहीं होता यूट्यूब से पूरा, इतने पैसे नहीं होते। अच्छा, लेकिन कुछ जैसा सबीन की बात है ना कि वो जो व्यूज़ के पर्सपेक्टिव में, आई मीन अगर आपका गाना ऐसा है तो आई थिंक 30 लाख हो जाते हैं यूट्यूब। सर देखें, एक कोई नए आर्टिस्ट के लिए वो 30 लाख लाएगा कहाँ से? नए के लिए थोड़ा सा, ये कि इमर्जिंग आर्टिस्ट हो, ये बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक नया आर्टिस्ट तो फिर ऐसा भी तो होता है ना, देखें फिर गिला नहीं होता ना, फिर ये होता है कि आप भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। मैं देखूं अभी एक आर्टिस्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप भी हो जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है बड़ा आर्टिस्ट भी आता है। पाकिस्तान में अच्छा काम इसीलिए तो नहीं हो रहा ना। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताएं, चलें आप दोनों माशाल्लाह काम वैसे बहुत अच्छा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं। इतना मैं ये कह रहा हूँ कि इतना अच्छा नहीं हो रहा। आप इंटरनेशनली देखें, आपके कोई गाने इंटरनेशनली हिट नहीं हो रहे, वो डोमेस्टिक हिट हो रहे हैं। अच्छा, आई थिंक उसकी एक वजह ये भी है, सॉरी टू इंटरप्ट, के जो आपने बात की ना बड़े आर्टिस्ट की, एक्टर की, ये वाकई मामला है कि हमें बड़े आर्टिस्ट कम नज़र आते हैं, कम काम करते हुए नज़र आते हैं, और वो उनको शायद ये बता दिया गया है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हम कम दिखेंगे तो हम बड़े रहेंगे, कम बिकेंगे, ज़्यादा बिकेंगे। हाँ, ये ठीक बात है, ये एक वजह, ये आर्टिस्टों का ये है, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नए आर्टिस्टों का कब आप मतलब चांस देंगे? मतलब नए आर्टिस्ट हमेशा स्ट्रगल ही करते रहेंगे। अभी आप एक गाना बनाने के लिए जाएं, आपके इतने पैसे लगते हैं कि आप, एक बंदा कहता है नहीं यार मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हर बंदे के पास पैसे तो नहीं ना मैम। और प्लस इसमें एक बात ये भी है, जब अब आप पाकिस्तान के लिए भी तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी इंडस्ट्री के लिए भी कर रहे होते हैं, जब आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल तो है बट ज्यादा काम करें, तो वहाँ पे कल्चर के लिए स्पेशली। आप देखिए, आप कितनी फिल्में आई हैं पाकिस्तानी, अगर कोई गाना आपको आज तक सुना, कोई फिल्मी गाना आपने सुना कोई अच्छा सा? हाँ, नाम है बताएं, आपको सुना है फिल्मी गाना कोई? मजीद काम बहुत अच्छा हो भी रहा है, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, बट यस उनके पीछे वेरी इंपॉर्टेंट कि जब पोटेंशियल इतना है तो मजीद काम देखिए। तो ब्रांड्स जब किसी के आर्टिस्ट के पीछे खड़े होंगे तब भी काम अच्छा होगा ना। एक आर्टिस्ट अपने घर से कैसे, उसको घर से आगे इतनी बेइज्जती हो रही होती है, यार तू इतना जाता है, पैसे कहाँ से लेके आता है यार, इतने पैसे लगा देते हैं आप। खारा साहब, ज़ाहिर है ये होता है बिल्कुल। और म्यूजिक की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है आप हर वक्त इस टायर में नहीं रहते। नहीं, सूटेड बूटेड भी होते हैं आप तो? अरे डेफिनेटली, मैं एक बिजनेस करता हूँ, मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुंसलिक हूँ। हाँ, ये लास्ट 30 साल था आपसे। यस, 30 साल से मेरी लॉजिस्टिक एंड फिर फॉरवर्डिंग कंपनी है, और आटा की कंपनी है मेरे पास माशाल्लाह। प्रॉपरली हमारा एक काम है, इंटरनेशनली कार्गो का हम काम करते हैं। तो वो पहले काम टाइम वहाँ देते हैं ये म्यूजिक को? नहीं, दोनों बराबर। सुबह ऑफिस जाता हूँ 11 बजे, शाम 7 बजे तक। उसके बाद फिर मेरा अपना स्टूडियो है, खाजा स्टूडियो, उसको पूरा टाइम देते हैं, उसके अंदर म्यूजिक करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, शोज की प्रैक्टिस होती है, आपको पता पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आजकल आर्टिस्ट को बड़ा काम करना पड़ता है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मसला नहीं जी। उसके बाद फैमिली टाइम कब होता है इसमें? फैमिली इतनी बन गई आपके, कितना टाइम देना फैमिली? फैमिली वाले कहते हैं जाए कमा के लेके आए आप। फैमिली कंप्लीट है माशाल्लाह, बच्चे कंप्लीट हैं। फैमिली को टाइम देने की बात में कर रहा था। फैमिली को जितना टाइम देना था वो तो पहले दे दिया। 22-23 साल हो गए शादी को माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, बच्चियां जो यूनिवर्सिटी गोइंग है माशाल्लाह। अच्छा। हाँ माशाल्लाह। तो वो फैमिली अब चाहती है कि टाइम भी हो, अब पैसे कमाओ। हाँ, वो कहती है पैसे कमाओ, अली मत आ, मेरा ख्याल अगला गाना सुनते हैं, मेरा ख्याल है। चले जी, गाना, अगला गाना कौन सा गाना सुनाते हैं? आपको सुनाते हैं स्लिप कर गई। बल्कि इससे पहले कि अगला गाना हम सुने, आप एक तो थैंक यू भी करना चाहते हैं आपको, चूंकि हमें क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है इस शो की। थैंक यू वेरी मच। अभी हम मिल के यहाँ पे भंगड़ा डालेंगे। आप एंजॉय करें, अपने अपने घरों में बैठ के भंगड़ा डालने की कोशिश करें, आप रोक नहीं पाएंगे खुद को। थैंक यू वंस अगेन। और यहाँ पे आ जाते हैं समीन, आप भी खड़ी हो जाओ। मैं आपको स्पेस देना चाहती हूँ, आप दोनों को मैं स्पेस देना चाहती हूँ।
तुम आउट क्लास हो जाओ, क्लास से मैं आप दोनों को मोटिवेशन दूं और आपको स्पेस दूं यहाँ। ओके ओके। हो झील बाके नी तू लक नू हलावे, नी तू लक नू हलावे, नी तू लक नू हलावे। हो झील बाके नी तू लक नू हलावे, मित्रा नू डर लगे तां के नचदी स्लिप कर गई। तैनू बाह विच बाह विच बाह विच बाह विच बाह विच सामला के ना के नचदी स्लिप कर गई। तैनू बाह विच सामला के ना के नचदी स्लिप कर गई। ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਜੱਟਾਂ ਟਿਕੜ ਕੇ, ਤੱਕ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੜਕੇ। ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ, ਨੀ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ, ਨੀ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨੱਚਦੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਨੱਚਦੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਨੱਚਦੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਨੱਚੇ ਤੂੰ ਕਲੇਰੀ ਚ ਤਾਂ ਮੋਰ ਨੱਚਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨੱਚਦਾ। ਪਰਾਂ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਨੀ ਤੂੰ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜੋਰ ਨੱਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨੱਚਦੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਨੱਚਦੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ दुरुस्त हर वक्त बार बार।